हर सफर की शुरुआत होती है कई मुश्किलों से, सिर्फ कुछ ही इन मुश्किलों से टकरा पाते हैं। कौन कहता है यह सफर आसान है? आसान तो उनके लिए है जो जमीन आसमान एक कर पाते हैं। क्लास 11th और 12th के फिजिक्स का एक ऐसा टॉपिक जिससे मैं बहुत डरता था भाई साहब, और वो थे वेक्टर्स। वेक्टर्स ना मुझे 11th में समझ आए थे ना बिल्कुल भी 12th में समझ आए थे। तो आज ये जो सेशन है मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज मैं सिर्फ आपको ये प्रूव नहीं करने वाला हूं कि वेक्टर्स बहुत ईजी हैं। इनफैक्ट आज मैं ये अपने आप को प्रूव करने वाला हूं कि वेक्टर्स बहुत ज्यादा ईजी है। इतने सालों से जो मेरा डर रहा है वो आज मैं आपके सामने निकालने वाला हूं। और इनफैक्ट जब मैं आपके लिए इस टॉपिक को इजी बनाने की कोशिश कर रहा था, मुझे लगा यार ये तो एक्चुअली में बहुत इजी है यार, थोड़ा सा अगर मैं ध्यान दे देता तो शायद उस वक्त मेरे मार्क्स 11th ग्रेड में या 12th ग्रेड में और अच्छे आ जाते, है ना। तो आज हम वेक्टर्स को इतने डिटेल में समझेंगे और ये एक सिंगल वीडियो है, और ये जो आज हम समझने वाले हैं वेक्टर्स का ये सेशन एक वन शॉट होने वाला है। इसमें आज हम कोई प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स नहीं करने वाले हैं। हमारा एक चैप्टर डेडिकेटेड है वेक्टर्स के लिए, हम उस वक्त न्यूमेरिकल्स वगैरह कर लेंगे। आज मैं आपको वेक्टर्स की पूरी थ्योरी समझाने वाला हूं। एक सिंपल सिंगुलर सेशन है, ये वन शॉट सेशन है, और कोशिश करूंगा कि 35 मिनट से 40 मिनट्स के अंदर इस पूरे सेशन को खत्म करूं, ताकि अगर आप 11th में हो, 12th में हो या ड्रॉपर हो, फर्क ना पड़े आपको। आप जब भी ये सेशन देखना चाहो 2x में डालकर इस सेशन को देखिए आप, ताकि 20 से 25 मिनट के अंदर आपका पूरा वेक्टर्स खत्म हो जाए, आपका अच्छा रिवीजन हो जाए। सो दिस इज मोर लाइक रिवीजन, बट जो भी बच्चा इसको पहली बार देखेगा आराम से पूरे 11th-12th की फिजिक्स का जो वेक्टर्स कॉन्सेप्ट है समझ लेगा। ठीक है बेटा, तो चलिए आज का सेशन शुरुआत करते हैं। दिस इज अभिषेक, योर एकेआर सर, योर जानू सर, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चले बच्चों की जिंदगी? तो वेक्टर्स में आज हम क्या क्या सीखेंगे, मैं आपको सिंपल बता देता हूं। सबसे पहले आज हम सीखने वाले हैं कि भाई वेक्टर्स का इन जनरल 11th ग्रेड स्पेसिफिक डेफिनेशन क्या होता है। क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि आप पहली बार वेक्टर वर्ड सुन रहे हो, आपने स्केलर वेक्टर बहुत बार सुना हुआ है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है उसका एक सिंपल 11th ग्रेड स्पेसिफिक डेफिनेशन आज हम सीखने वाले हैं। उसके बाद हम ये समझेंगे कि भाई वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर भी आज हम सीखने वाले हैं। ये आपके लिए कंप्लीटली नया टॉपिक होगा, क्योंकि आपके लिए वेक्टर क्या है सर? फोर्स एक वेक्टर है, 20 न्यूटन्स इन राइट डायरेक्शन, वेक्टर खत्म, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हो गया, अब इसको रिप्रेजेंट क्या करना होता है। तो हाँ, 11th ग्रेड में हम सीखते हैं कि भाई वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो 12th ग्रेड तक आपको फॉलो करना होता है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो तीसरा पॉइंट हमारा आता है आप सबका चहीता टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम समझते हैं कि भाई डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स भी होते हैं, जिसमें से 2 या 3 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको पूरी जिंदगी भर याद रखना अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड चूज करते हो तो। ठीक है, और यहां पर ऑफ कोर्स ये बात है, अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड चूज नहीं कर रहे हो क्योंकि आप नीट की तैयारी के लिए आए हो, तो 11th-12th का फिजिक्स तो भाई आपको करना ही पड़ेगा वेक्टर्स में, जहां पे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स आपको याद होना चाहिए, ना ही सिर्फ फिजिक्स के लिए बल्कि मैथमेटिक्स के लिए भी। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बाद फिर आपका कॉन्सेप्ट आता है वेक्टर एडिशन का, जो इस सेशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, क्योंकि वेक्टर एडिशन से ही आपका 11th ग्रेड कट पाएगा। वेक्टर एडिशन में डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं आज। उसके बाद आखिरी टॉपिक होगा जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5वां टॉपिक आज का, विच इज गोइंग टू बी वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, बस सिंपल सा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट भी है। ठीक है, सबसे डिफिकल्ट अगर आप मुझसे पूछोगे सर इसमें कौन सा है, ये वेक्टर मल्टीप्लिकेशन वाला है। आप लोगों के लिए, मेरे लिए भी डिफिकल्ट है मान लीजिए। तो भाई वेक्टर मल्टीप्लिकेशन सबसे इजी तरीके से करने की कोशिश करेंगे। एक फ्लो में चल रहे हैं हम, तो ये बेसिक बेसिक बिल्डअप बिल्डअप बिल्डअप। ठीक है, तो ये समझ लो आप, ये है प्रोसेस इसका। अब उसके बाद जो आखिरी टॉपिक होगा हमारा वो होगा रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के साथ आपका वेक्टर का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। इसके अलावा आपको पूरे 11th और 12th ग्रेड में नीट लेवल तक के फिजिक्स में आपको कोई भी और चीज वेक्टर रिलेटेड समझने की जरूरत नहीं है। तो आज सिर्फ ये 6 चीजें हैं गाइस, इन 6 चीजों को हम पूरा पीछे पड़ जाएंगे जब तक हम समझ ना लें। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशंस और सबसे सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन देने की। अच्छा लगता है एज आई सेड तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल। कमेंट से मुझे बताना कितना इजी लगा आपको। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं और सीधा सीधा उड़कर आते हैं हमारे डेफिनेशन पे कि वेक्टर्स का डेफिनेशन क्या है। आप देखोगे कि भाई मैंने सिर्फ हेडिंग लिखी हुई है, और इसके बाद जो भी हमारे टॉपिक्स आएंगे आप देखो सिर्फ हेडिंग लिखी है मैंने, कुछ भी और मेरे साइड से मैंने बनाया नहीं है, लिखा नहीं है, क्योंकि मैं लाइव आपके सामने नोट्स बनाना चाहता हूं ताकि
आप मेरे साथ नोट्स बना सको और यही नोट्स आपको मिल भी सके वैसे कि वैसे ही। आप प्रिंट आउट निकालना चाहो तो निकाल सकते हो और अपने नोट्स खुद भी बना सकते हो। मेरी रिक्वेस्ट इतनी होगी कि एनसीईआरटी किताब भी साथ में लेकर बैठना, नोटबुक और पेन साथ लेकर बैठना मेरे साथ। लेकिन आप देखोगे सिर्फ मैंने हेडिंग लिखा है तो सारे डायग्राम वगैरह लाइव होने वाले हैं आपके सामने भी, ठीक है। तो भाई वेक्टर्स का डेफिनेशन क्या होता है पहले ये समझते हैं। वेक्टर के डेफिनेशन से पहले हम थोड़ा सा बेस पे जाते हैं, क्योंकि हम जो भी चीज समझेंगे डीप में समझेंगे ना। तो सबसे पहले हमने एक चीज सीखी है जिसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, है ना। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? कोई भी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो। जैसे सर आपकी हाइट कितनी है, आपकी हाइट कितनी है, मेरा वेट कितना है ना, ये रूम कितना एरिया का है, मेरा मास कितना है ना, चांद से मार्स तक की दूरी कितनी है, ये सारी चीजें जो है आप उसको मेजर कर सकते हो। तो जो भी चीज को आप मेजर कर सकते हो, जो भी फिजिकल थिंग को आप मेजर कर सकते हो, उस मेजरमेंट को हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, जिसको भी आप मेजर कर सकते हो। अब फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है, जैसा मैंने आपको बताया। पहली टाइप होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी, है ना, एक फिजिकल क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी, दूसरी क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। अब आपको लग रहा होगा अभिषेक सर आप स्केलर क्यों बोल रहे हो, हमने तो स्केलर सुना होगा। मैंने स्केलर सीखा हुआ है मेरे स्कूल में, इसलिए मेरे दिमाग में स्केलर बस गया है। अगर आप इसे प्रोनाउंस स्केलर करते हो तो कोई इशू नहीं बेटा, आप स्केलर प्रोनाउंस करिए, कोई इशू नहीं है। इट्स लाइक पोटैटो वो वाला सीन है यहाँ पे। तो स्केलर प्रोनाउंस करते हो तो स्केलर करो, स्केलर करते हो स्केलर करो। वेक्टर वेक्टर ही होता है, वेक्टर को विक्टर नहीं बोल सकते, वेक्टर ही बोलना पड़ेगा। दो क्वांटिटी आपने सीखी हुई है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। आप जल्दी से थोड़ा याद करके मुझे बताइए ये स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस था। स्केलर क्वांटिटी में क्या था भाई, ये वो क्वांटिटीज हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ओनली, इसमें कुछ भी और नहीं होता है ना। इसमें इससे डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता इसके। फॉर एग्जांपल क्या है भाई, अगर इसका एग्जांपल हमें देना हो तो सबसे पहला सिंपल सा एग्जांपल हो जाता है, जैसे मान लीजिए मास है ना भाई, मेरा मास है मान लीजिए 70 किलो। अब 70 किलो किस डायरेक्शन में आपको उससे फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता है। मान लो मैंने तमिलनाडु में 2 गज जमीन खरीदी है, ठीक है, मैंने 2 गज जमीन खरीदी है, 2 गज एरिया हो गया ना उसका, 2 गज जमीन खरीदी मैंने। अब वो 2 गज किस डायरेक्शन में आपको उसको फर्क पड़ता है? जब तक उसमें घर नहीं बनाऊंगा और वास्तु शास्त्र का फर्क नहीं पड़ेगा तब तक आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। एरिया कौन से डायरेक्शन में किसको फर्क पड़ता है? तो मास हो गया, एरिया हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपके पास और भी होंगे, 9th ग्रेड में आपने सीखा हुआ है, आपने सीखा हुआ है डिस्टेंस सीखा हुआ है। डिस्टेंस भाई मैं 10 किलोमीटर चल रहा हूँ, किस डायरेक्शन चल रहा हूँ क्या फर्क पड़ता है भाई? वेट लॉस हो जाए बड़ी बात है, डिस्टेंस हो जाता है। उसके बाद आपका वो भी स्पीड भी हो जाता है ना। मैं 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा हूं, बहुत अच्छी बात है भाई, वेट लॉस होगा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो बढ़िया, ये आपके एग्जांपल्स हो जाते हैं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं वेक्टर्स की तरफ। वेक्टर में भी आपको याद होगा वेक्टर क्या होता है। याद नहीं है तो ध्यान से लिखिए। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कि भाई मैग्नीट्यूड क्या होती है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है बेटा जो भी वैल्यू होती है उसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। मुझे सॉरी, हाँ मैं मिस कर गया, क्योंकि हम डीप में जा रहे हैं, मैं आपको बेसिक्स चीजें समझाना चाहता हूं। मैग्नीट्यूड क्या होती है? वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे मास 20 kg इज इक्वल टू मास, ठीक है, इसमें जो 20 है वो वैल्यू है और जो kg है वो यूनिट है, ठीक है। तो ये वैल्यू, इसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। एरिया 20 मीटर स्क्वायर, 20 वैल्यू, वो मैग्नीट्यूड है। डिस्टेंस 20 किलोमीटर, 20 मैग्नीट्यूड है। स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, 20 आपका मैग्नीट्यूड है। तो जो भी वैल्यू उसकी होती है उसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, ठीक है बेटा। सॉरी मैंने आपको पहले नहीं बताया। अब बात करते हैं वेक्टर की। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर में आपका मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं, घर पे मार पड़ती है, पड़ती होगी, नहीं पड़ती है? झूठे। मुझे तो बहुत पड़ती थी भाई, ठीक है। तो जब मम्मी या पापा आते हैं ऐसे हाथ उठाकर चाटा मारने के लिए, ऐसे आते हैं, तो भाई फोर्स तो लगता ही है, चाटे पे, चेहरे पे फोर्स तो लगता ही है ना। लेकिन ये बहुत जरूरी है समझना कि किस डायरेक्शन से पिटाई आ रही है, किस डायरेक्शन थप्पड़ आ रहा है, जरूरी है ना, ताकि हम ब्लॉक कर सके, सर झुका सकते, डॉज कर सके। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि भाई ये जो फोर्स है किस डायरेक्शन से आ रही है वो हमें पता चले। तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जहां उनके डायरेक्शन से हमें बहुत फर्क पड़ता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, फोर्स का डायरेक्शन बहुत जरूरी है। आजकल के तो मम्मी पापा बहुत बहुत ज्यादा शानदार हो गए हैं, है ना। मैं कुछ और कहना चाहता था, बट शानदार हो गए हैं, बहुत ज्यादा दिमागी हो रहे हैं। वो ऐसे 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 आते और ऐसे मार देते हैं, है ना।
अगर आप इस बात से एक्सपीरियंस हो तो मेक श्योर हिट द लाइक बटन एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है बेटा, अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी कि नंबर 1 यहां पर मान लीजिए फोर्स ही हो गया। फोर्स का मैग्नीट्यूड भी पता होना चाहिए, डायरेक्शन भी पता होना चाहिए, इसलिए हम फोर्स को सिर्फ नहीं बोल सकते भाई फोर्स 20 न्यूटन है, 20 उसका मैग्नीट्यूड हो गया, न्यूटन उसका एसआई यूनिट हो गया, लेकिन फोर्स किस डायरेक्शन में बताना जरूरी है। 20 न्यूटन इन द एक्स एक्सिस, 20 न्यूटन टुवर्ड्स द वाई एक्सिस, या तो 20 न्यूटन टुवर्ड्स द वेस्ट, 20 न्यूटन टुवर्ड्स द साउथ, 20 न्यूटन टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। आपको डायरेक्शन स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी होता है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर आप डायरेक्शन बिना स्पेसिफाई करते हो तो लोग आपको नूब बोलेंगे। क्या आप नूब हो? नहीं है ना, मैं भी नहीं हूं नूब, आप भी ना हो। ठीक है, चलो तो फोर्स हो गया। उसके बाद आपने 9th ग्रेड में दोबारा सीखा हुआ है वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी होती है आपका क्या कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। आपने सीखा हुआ है भाई आपका मोमेंटम होता है वेक्टर क्वांटिटी, है ना, मोमेंटम आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। 9th ग्रेड में अगेन आपने सीखा था मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होती है। ऐसे बहुत सारे आपके एग्जांपल है जहां पर आपको मेंशन करना होता है कि क्या है डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट भी आप ऐड कर दीजिए, अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका बेसिक डेफिनेशन ऑफ द वेक्टर का क्या होता है। डेफिनेशन दोबारा स्पेसिफाई करता हूं मैं, एक फिजिकल क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है उसको हम वेक्टर कहते हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर अगर कोई क्वांटिटी है तो फिर उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी होता है, चाहे कोई भी हो। जैसे वेलोसिटी हो जाता है तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं चल रहा हूं, वेलोसिटी से चल रहा हूं, इस डायरेक्शन में बोलना बहुत जरूरी है, वरना आप नूब कहलाओगे, और आप नूब तो है नहीं, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो आपको क्लियर समझ में आ गया कि डेफिनेशन क्या है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और सीधा मुद्दे पर आते हैं कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। डेफिनेशन मेरे ख्याल से 70-75% बच्चों को पता होगा, आपको पता होगा, शायद नहीं पता था तो अभी आपको समझ में आ गया। लेकिन ये जो रिप्रेजेंटेशन वाली बात है ये शायद किसी को पता नहीं होती कि भाई वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए हम एग्जांपल उठाते हैं हमारे फोर्स का ही, और फोर्स के एग्जांपल से ही हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है वेक्टर को, ठीक है, मान लीजिए मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं फोर्स को, ठीक है, तो फोर्स का डिनोशन हम किससे करते हैं, एफ से करते हैं। ठीक है, अगर मुझे f को बताना है कि f एक वेक्टर है तो मैं क्या करूंगा, मैं f के ऊपर एक एरो मार्क डाल दूंगा। क्या डाल दूंगा मैं? एरो मार्क। तो जो एरो मार्क होता है वो वेक्टर का सिंबलाइजेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको हम सिंबल वो डालते हैं। जैसे करंट को हम I बोलते थे, उसका रिप्रेजेंटेशन, फोर्स को हम F बोलते हैं, वैसे वेक्टर का सिंबल एरो मार्क होता है। तो एरो मार्क हमेशा राइट की तरफ होता है, लेफ्ट की तरफ एरो मार्क नहीं होता है, ये याद रखना, बिकॉज राइट इज ऑलवेज राइट। तो राइट की तरफ आपको एरो मार्क डालना है, तब जाकर आपका वो वेक्टर बनेगा, लेफ्ट नहीं डालना है। ठीक है, तो आपका F इज नथिंग बट योर राइट साइड वेक्टर, खत्म हो गया F वेक्टर। वैसे अगर मुझे डालना हो मान लीजिए वेलोसिटी, है ना, तो वेलोसिटी का अगर मुझे वेक्टर डालना हो तो वेलोसिटी मैंने लिखा और उसके बाद मैंने v लिखा, उसके बाद मैंने ऊपर एक डंडी डाल दिया, एरो मार्क डाल दिया, तो फिर आपका वेलोसिटी वेक्टर बन गया। तो दिस इज हाउ वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड। ठीक है, तो ये आपका वेक्टर्स रिप्रेजेंटेशन है। अब ये जनरल तरीका है, ठीक है, लेकिन बहुत सारी किताबें आप रेफर करने वाले हो नीट की में, बहुत सारे डिफरेंट किताबें होंगे आपके नीट के प्रिपरेशन के, 11th-12th के बोर्ड्स के प्रिपरेशन के लिए। तो उस दौरान आपको कुछ किताबों में वेक्टर्स को जो रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंट तरीके से भी दिखेगा। जैसे अगर मुझे इसको डिफाइन करना है बुक्स के सेंस में, तो कभी कभी आपका जो है आपका वेक्टर बोल्ड में लिखा जाता है। ठीक है, अगर कोई भी प्रोडक्ट वेक्टर है आपका तो उसको बस ऐसे बोल्ड कर देते हैं, एफ ऐसे मैं लिख रहा हूं यहां पर, इसको मैंने बोल्ड कर दिया ऐसे प्यार से, तो ये बन जाता है मेरा वेक्टर। ठीक है, वैसे अगर मैं वेलोसिटी लिखूंगा तो वेलोसिटी लिखकर उसको बोल्ड कर दूंगा मैं। ठीक है, देखिए ऐसे, तो फिर वो वेक्टर बन जाएगा, ऐसे बोल्ड कर देंगे आपके वहां पे। तो बुक्स में बोल्ड होता है, कभी कभी, सारे बुक्स में नहीं, कभी बहुत सारे बुक जैसे एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में कुछ जगहों पर वो बोल्ड करता है, बाकी सारे जगहों पर वो एरो मार्क है। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब इस एरो मार्क को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। एरो मार्क थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके चीजें कुछ हैं, इसके एरो हेड और टेल वाला कॉन्सेप्ट है, थोड़ा हम समझ लेते हैं इस बात को। ठीक है, कि ये क्या होता है। चलिए, अब ये जो एरो मार्क है इसको हम जूम इन करके यहां ले आते हैं। ठीक है, जूम इन करके यहां ले आते हैं, तो यहां पर कैसा दिखेगा वो भाई आपका एरो मार्क यहां पर फिर ऐसे दिखेगा जूम इन करने के बाद। तो ये वेक्टर है। ठीक है, तो अब वेक्टर में जो एरो मार्क होता है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो एरो की लेंथ होती है, ये जो आपका एरो का लेंथ है
वो ये दर्शाता है कि भाई आपका इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है। समझ रहे हो? एरो की जो लेंथ होती है बताती है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, मैंने आपके सामने एक ए वेक्टर डाल दिया, ठीक है, ऐसा मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप एफ के सामने लंबा डंडा डालना आपको, नहीं नहीं, ये रिप्रेजेंटेशन है। जब हम वेक्टर्स को अकेले में देखेंगे वो हमेशा एरो मार्क की तरह रिप्रेजेंट होगा। तो मान लीजिए भाई मेरे सामने एक ए है जो ऐसा है और मेरे सामने एक बी है, मेरे ख्याल से इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं इसलिए आपको कंफ्यूजन हो सकता है। मैं आपको सिंपल से बताता हूं भाई, ये एक वेक्टर है, ए बी कुछ नहीं लिख रहा, एक दूसरा वेक्टर है। इसमें इस एरोस को देखकर अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों वेक्टर में ज्यादा बड़ा वेक्टर कौन सा है, किसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो आपको क्या कहना चाहिए? आपको कहना चाहिए सर जो लंबी वेक्टर होगी, जो लंबा एरो होगा उसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी। ठीक है, परफेक्ट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? इसलिए मैंने ए भी निकाल दिया। पता चला कि भाई सर ये फोर्स इस फोर्स से बहुत बड़ा है ऐसे कर दोगे तो मेरी वाट लग जाएगी, है ना? तो ऐसे नहीं करना, ठीक है बेटा? चलो क्लियर हो गया? ओके, चलो इन सबको निकाल देते हैं। अरे 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 बब्बुआ, हाँ चलो ठीक है, क्लियर हो गया ना बेटा? चलो, तो ये लेंथ आपको क्या दिखाता है? मैग्नीट्यूड दिखाता है। अब बाकी चीजें भी एक बार देख लेते हैं ना, बाकी चीजें भी एक बार देख लेते हैं। लेंथ मैग्नीट्यूड दिखाता है, ऑफ कोर्स ही बात है, जो एरो का डायरेक्शन होगा, है ना, जो आपका एरो का डायरेक्शन होगा वो वेक्टर का डायरेक्शन होगा, वेक्टर्स डायरेक्शन सेम, ठीक है? जो भी एरो का डायरेक्शन होगा, अगर एरो ऊपर की तरफ है तो वेक्टर ऊपर की तरफ है, एरो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, जिस डायरेक्शन में आपका एरो का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में आपका वेक्टर का डायरेक्शन है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आपको एक एरो मार्क से उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ डायरेक्शन से आपको समझ में आ जाता है कि भाई साहब उसका वेक्टर का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, अब उसके अलावा जो आपका ये एरो का हेड है, ठीक है, एरो हेड, ये जो एरो का हेड है इसको हम हेड बोलते हैं, इसको हम हेड बोलते हैं, एरो के हेड को इन जनरल हेड बोलते हैं। ठीक है, और एरो का जो एंड पार्ट है, ठीक है, एरो का जो एंड है, एरोज एंड जो है, इसको हम टेल बोलते हैं। तो आगे से हम हमेशा एरो हेड और एरो टेल या तो इन जनरल हेड और टेल के सेंस में बात करेंगे। ठीक है, इसको आप समझ लो इस बात को कि भाई हम एरो के हेड और एरो के टेल के सेंस में बात करेंगे, एरो का पीछा, एरो का सामा, वो सब नहीं बोलने वाले। ठीक है तो ये है आपके वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। इसके अलावा आपको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में और कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो है हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर। रेडी हो? चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होता है? अब टाइप्स ऑफ वेक्टर 6 प्रकार के हैं जो सबसे ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत है, बाकी वेक्टर्स फिजिक्स में काम नहीं आते। ठीक है, चलिए मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले वेक्टर के बारे में बात करते हैं और इनमें से जो आपका 6th वेक्टर होगा, जो हम सीखेंगे 6th टाइप ऑफ वेक्टर, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो बेटा 6th वेक्टर के लिए वेट करना, क्योंकि उसके पहले जो भी होने वाला है वो ज्यादातर इजी ही होगा, बट डोंट वरी, विल ट्राई टू मेक इट मोर इजी। ठीक है, तो सबसे पहला जो टाइप ऑफ वेक्टर है, इजी, सबसे इजी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो आपका टाइप ऑफ वेक्टर है बेटा, वो है आपका इक्वल वेक्टर। ठीक है, अब इक्वल वेक्टर क्या होता है? इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? इक्वल वेक्टर्स वो होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके सामने 2 वेक्टर मान लीजिए, ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ठीक है, आप देखोगे इन दोनों का जो एरो का लेंथ है और जो आपका एरो का डायरेक्शन है वो दोनों सेम है। तो वो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होता है उनको हम इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। नाम में ही है भाई, दोनों वेक्टर्स इक्वल है तो इसलिए इक्वल वेक्टर्स, है ना? तो इसका डेफिनेशन क्या होगा एक बार लिख दें यहां पर, आप भी मेरे साथ लिखते जाइए। वेक्टर्स with same magnitude and डायरेक्शन। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, एकदम लड्डू, समझ में आ गया इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट वन, कि अब नेक्स्ट वन क्या होता है। इक्वल वेक्टर्स के बाद आती है जो मेरे ख्याल से आपने गेस कर लिया होगा, सर अनइक्वल वेक्टर्स। हाँ ठीक है, ऑलमोस्ट सेम। तो अनइक्वल वेक्टर्स के बदले हम इसको कहते हैं नेगेटिव वेक्टर्स। क्या कहते हैं बेटा? नेगेटिव वेक्टर्स। अब नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं? शायद आप नाम से समझ पा रहे हो कि नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं। नेगेटिव वेक्टर्स वो होते हैं जैसे मान लीजिए आपके सामने एक वेक्टर है ऐसे और दूसरा वेक्टर है बी, जो इक्वल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन
ऑपोजिट डायरेक्शन में है आपके पहले वेक्टर का। जैसे ए वेक्टर आपका जो वेक्टर ए है वो इस डायरेक्शन में है और आपका जो बी वेक्टर वो इस डायरेक्शन में है। अब ये मत बोलना सर अभिषेक सर आपने तो बोला था ना कि बी के ऊपर या एफ के ऊपर उल्टा मतलब लेफ्ट मत डालना, इसलिए मैं बोल रहा हूं यहां पर मैं ऐसे बी वेक्टर नहीं लिख रहा, मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कहते हैं आपके वेक्टर को, मैं वहां पर एक एक्चुअल वेक्टर बना रहा हूं। कंफ्यूज नहीं होना, मेरे 11th ग्रेड में भी ऐसे छोटी छोटी गलतियां होती थी मुझसे, कंफ्यूज मत होना। ये इनफैक्ट एक वेक्टर है जिसको मैंने बी नाम दिया हुआ है, ये फोर्स वेक्टर ऐसे टाइप ऑफ वेक्टर नहीं है, मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि भाई नेगेटिव वेक्टर क्या हुआ, वो वेक्टर्स जो इक्वल हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, लेकिन उनका डायरेक्शन ऑपोजिट है ना। वेक्टर्स विद डिफरेंट डायरेक्शन, वेक्टर्स विथ ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इनको हम कहते हैं नेगेटिव वेक्टर्स, ठीक है। तो आपके सामने मैं डेफिनेशन भी लिखते जा रहा हूं एक एक करके, ठीक है। ये भी हो गया सेकंड वाला। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पे। तीसरा वेक्टर कौन सा चाहिए आपको, तो आपका इक्वल वेक्टर हो गया, नेगेटिव वेक्टर हो गया, इसके बाद आती है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वेक्टर जिसको हम कहते हैं, यहां पे नोट डाउन करेंगे सब लोग, जिनको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर आपके फिजिक्स के सेंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन वेक्टर निकालनी पड़ेगी, बहुत सारे क्वांटिटीज की पोजीशन वेक्टर निकालनी पड़ेगी, तो आपको समझना चाहिए कि भाई पोजीशन वेक्टर बहुत बहुत जरूरी है। अब पोजीशन वेक्टर का अगर आप नाम से ही डेफिनेशन निकालने की कोशिश करोगे तो क्या निकालोगे, वो वेक्टर जो आपको पोजीशन देता है उसको हम पोजीशन वेक्टर बुलाते हैं, खत्म, उतना ही है। वेक्टर विच गिव्स अस द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कितना आसान हो गया ना यार, कितना आसान हो गया। अभिषेक सर क्या कर रहे हो आप, फिजिक्स को इतना इजी भी नहीं बनाना था, है ना। पोजीशन, तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, वेक्टर दैट डिफाइंस द पोजीशन ऑफ अ क्वांटिटी, ऑब्जेक्ट, जो लिखना आप लिख सकते हो। लेकिन जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन डिफाइन करते हो उसको किसी और चीज के साथ बताना पड़ता है। जैसे अभिषेक सर कहां पर है, अभिषेक सर वेदांतु के ऑफिस में है, तो आपने मेरा पोजीशन बताया विद रेस्पेक्ट टू वेदांतु's ऑफिस। अच्छा अभिषेक सर वेदांतु के ऑफिस में कहां है, अभिषेक सर वेदांतु के ऑफिस में एक स्टूडियो के अंदर है, स्क्रीन के सामने, तो आपने मेरा मल्टीपल पोजीशंस बताया डिफरेंट, क्योंकि आप किसी भी चीज का पोजीशन किसी और चीज के रिलेटिव में ही दे सकते हो। कहां हो भाई, मैं खड़ा हूं, क्या सेंस बनाता है, क्या कर रहे हो भाई, मैं खड़ा हूं, सेंस बनाता है। कहां हो, वेयर आर यू, यू कैन नॉट रिप्लाई सेइंग कि भाई आई एम स्टैंडिंग, वेयर आर यू स्टैंडिंग, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। आई एम स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, तुम्हारे बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे। तो मुझे पोजीशन बताने के लिए किसी और चीज के, किसी और ऑब्जेक्ट के विद रेस्पेक्ट बताना होता है, ऐसे नहीं बता सकते, है ना। तो इसी वजह से यहां पर भी डेफिनेशन में हमें बताना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू क्या, तो वेक्टर दैट डिफाइंस द पोजीशन ऑफ अ क्वांटिटी और एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब ये ओरिजिन कुछ भी हो सकती है, पेड़ पौधा, बिल्डिंग, बस स्टॉप, कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमारे फिजिक्स में ओरिजिन क्या है, ग्राफ का वो सेंटर वाला पॉइंट। तो यहां पर हमारे लिए मोस्टली वो ओरिजिन, वो ही पॉइंट होगी, ठीक है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, ठीक है बेटा। तो इसको आप ध्यान से देखो, एग्जांपल आपके सामने अपने आप प्रकट हो जाएगा। जैसा कि मान लीजिए कि आपके सामने एक्स वाई ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है यार, लेकिन अभी 11th में आ गए, जेड को भी डाल ही देते हैं। चलो ये आपका जेड एक्सिस भी आ गया, ठीक है, क्लियर है ना। अब मान लीजिए कि भाई आपके सामने एक प्यारा सा पार्टिकल है या तो ऑब्जेक्ट है, जिसको हम बोलते हैं इस जो पार्टिकल का नाम है पी, ठीक है, पार्टिकल भाई पी, और वो इस पहले पोजीशन पे है। तो मैं इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालूंगा, मुझे सिंपल तरीके से ओरिजिन से अगर मैं आपको ये डिस्टेंस बता दूं तो फिर बता दो कि हाँ सर पोजीशन वेक्टर बता, आपने बता दिया पोजीशन क्या है इसका, एक्स एक्सिस के सेंस में, आपके एक्स एक्सिस के सेंस में और आपके वाई एक्सिस सेंस में। अगर मैं आपको बता दूं सर 3,2 है इसका कोऑर्डिनेट, हाँ भाई खत्म हो गया पोजीशन वेक्टर, बस वही है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर को मैं डिफाइन कैसे करता हूं, जैसे अभी ये मेरा ओरिजिन है, ओरिजिन से 1 तक का डिस्टेंस, तो पोजीशन वेक्टर को हम लिखते हैं R1, क्या लिखते हैं R1।
तो मेरा r1 वेक्टर विल गिव यू द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्टिकल। ठीक है बेटा। अब मान लीजिए कि हमारा जो पार्टिकल है वो थोड़ा सा सरक कर यहां पर आ गया, मान लीजिए, ठीक, थोड़ा सरक कर यहां पर आ गया। तो अगर मुझे यहां पर इसका वेक्टर बताना है तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल तरीके से भाई ओरिजिन को इस पॉइंट से जोड़ दूंगा। तो ये जो मेरी डिस्टेंस होगी ये मेरी r2 वेक्टर होगी, ये मेरे मान लीजिए मेरा सेकंड पोजीशन है। ठीक है, तो ये मेरा बन जाएगा मेरा सेकंड वेक्टर r2 वेक्टर। तो जहां पर भी जिस पॉइंट पे भी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन में आपको पोजीशन दे रहा हूं वो मेरा पोजीशन वेक्टर बनते जा रहा है। ठीक है, तो ये मेरा r1 वेक्टर हो गया, ये मेरा r2 वेक्टर हो गया। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, पोजीशन वेक्टर खत्म हो गया। तो क्या है पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर डिफाइंस द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल और एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। तो यहां पर पार्टिकल 1 थी, पार्टिकल 2 था, हमने पार्टिकल 1 को बताया कि भाई पार्टिकल 1 का पोजीशन बताओ, तो हमने ओरिजिन से उसको ज्वाइन किया और उस वेक्टर को हमने r1 वेक्टर बोला, है ना। तो क्योंकि ये वेक्टर है इसलिए बहुत जरूरी कि आप इस लाइन को एक एरो मार्क सेंड करें, इस लाइन को एक एरो मार्क सेंड करें, क्योंकि वो पोजीशन वेक्टर बता रहा है ना, वो वेक्टर है, तो वेक्टर में एरो मार्क से बताएं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहीं से आपका चौथा वेक्टर उभर कर आता है। ठीक है, चौथा वेक्टर क्या है? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया एक काम करिए और मुझे बताइए, थोड़ा कलर बदल देते हैं, नया कलर लाते हैं, नोट जितना कलरफुल होगा उतना पढ़ने में मजा आएगा ना। अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं ये 1 और 2 के बीच में पहले पार्टिकल यहां था फिर पार्टिकल यहां पर पहुंचा, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना है? अगर मैं आपसे पूछूं तो जो वेक्टर एंड में निकलेगा उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो ये ब्लू कलर क्या है भाई? ये है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पहले आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में वेक्टर को भूल जाओ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट, यही है। तो जब उसी डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर बनाओगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको क्या देगा? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 1 पॉइंट 2, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, सेम टू सेम भाई, कोई डिफरेंस नहीं है, एब्सोल्युटली द सेम। तो मैं यहां पे लिख देता हूं भाई, ये आपका है इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, ठीक है, और ये आपका क्या है भाई? ये आपका है फाइनल पोजीशन। सही है, बराबर है। अगर अभी मैं आपको याद करने के लिए बोलूं, बच्चों बताओ मेरे को जल्दी से, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता था? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन आपका होता था डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। तो पहले मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख देता हूं, उसके बाद उस फॉर्मूला को तब तक आप नोटबुक में लिखिए। ठीक है, तो हमारा चौथा क्या है भाई? हमारा चौथा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डेफिनेशन क्या है वही अभी हम लिखने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला। इन जनरल डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन आप जानते हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड द इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर भी सेम है, फाइनल पोजीशन माइनस, जिसको हम मान लो फाइनल पोजीशन को एफपी से डिनोट करते हैं, माइनस इनिशियल पोजीशन, जिसको मान लीजिए अगर हम आईपी से डिनोट करते हैं इनिशियल पोजीशन, दैट विल गिव अस द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दैट विल गिव अस द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कूल है। तो फाइनल पोजीशन यहां पर क्या, फाइनल पोजीशन क्या है भाई? सर मेरा R2 वेक्टर है फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो मेरा फाइनल पोजीशन है R2 वेक्टर, तो हमने R2 वेक्टर लिखा, माइनस मेरा इनिशियल पोजीशन क्या है? R1 वेक्टर। तो सर हाँ, मैंने R1 वेक्टर लिखा। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे अंग्रेजी में तो लिखते नहीं जाऊंगा, मेरे को इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मैथमेटिकल टर्म्स में। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखते हैं? तो ये R1 से 2 जाता है ना वेक्टर, ये वेक्टर कहां जा रहा था? ओरिजिन से 1 तक, तो R1। ये वेक्टर कहां जा रहा था? ओरिजिन से 2 तक, तो R2। अब ये वेक्टर जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो 1 से 2 में जा रहा है, तो आपका यहां पर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा बेटा? R1 से 2। तो ये हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला ये है, खत्म। कूल हो गया बेटा। ठीक है, तो 4 टाइप ऑफ वेक्टर आपने बहुत ही प्यारे तरीके से समझ लिया। कितना वक्त हो गया भाई? अभी 30 मिनट हो गए, काफी अच्छे पेस में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा सिंपल तरीके से अपने चौथा वेक्टर समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं टू टॉक अबाउट द फिफ्थ वेक्टर, विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वेक्टर। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। आप पूछोगे तो आपके कैलकुलेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन उसके अलावा अगर आप पूछोगे तो हाँ भाई इंपॉर्टेंट तो है, क्योंकि इसके बाद जब हम वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे वहां पर इस चीज को समझना बहुत जरूरी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में हमारा जो 5वां वेक्टर है वो है फ्री वेक्टर। कौन सा वेक्टर है भाई? फ्री वेक्टर। अब फ्री वेक्टर को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है, उस एग्जांपल से समझिए।
इनफैक्ट मेरे को भी लगता है कि फ्री वेक्टर जो है मुझे आपको थोड़ा सा बाद में पढ़ाना चाहिए जब हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन समझेंगे, ठीक है। बट मैं आपको यहां पर थोड़ा सा अंदाजा दे देता हूं, लेकिन जब हम वेक्टर एडिशन समझेंगे तब आपको ज्यादा बेटर आइडिया होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक वेक्टर, ठीक है, एक वेक्टर जो है आपका वो मान लीजिए यहां पर है, ये आपका वेक्टर ए, ठीक है, और दूसरा वेक्टर यहां पर है वेक्टर बी। मैं बोल रहा हूं भाई इन दोनों को ऐड करो, ठीक है, इन दोनों को ऐड करो। तो यू विल बी लाइक क्या सर, चलो ठीक है, इजी कर लेता हूं मैं। वेक्टर बी को एंगल से निकाल के ना पैरेलल बना लेता हूं, ऐसे बना दिया मैंने। अब आप बताओ कितना है भाई, क्या करोगे आप? पता भी है कि वो पैरेलल है कि नहीं इससे, यू नेवर नो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप अगर इस वेक्टर को उठाकर यहां पे ले आ पाते और यहां पर लिखकर देख पाते कि हाँ वेक्टर ए और वेक्टर बी डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसके बाद मैं फर्दर कैलकुलेशंस कर सकता हूं, है ना। जैसे दो फोर्स मान लीजिए मेरे तरफ आ रहे हैं 20 न्यूटन का 20 न्यूटन का, तो दोनों मेरी तरफ आ रहे हैं, तो टोटल फोर्स कितना होगा, 40 न्यूटन होगा। मैं कैसे कर पाया, ये एक समझकर कि अच्छा ये दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मेरे साइड पर है, इसलिए मैं ऐड कर दिया। अगर वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में होते, 20 न्यूटन का फोर्स इस तरफ आ जाए, 20 न्यूटन का फोर्स उस तरफ जा रहा है, तो आप बोलते सर नेट फोर्स तो जीरो हो गया, 20 न्यूटन प्लस 20 न्यूटन माइनस जीरो नेट फोर्स। कैसे पता चलता, अगर मैं उस वेक्टर को यहां पर ना लाता तो। समझ में आ रही है बात? तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने फ्रीली इस वेक्टर को मूव करके फॉर द पर्पस ऑफ सॉल्विंग दिस वेक्टर मैं उठाकर उसको यहां पर ले आया विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। इसको हम कहते हैं फ्री वेक्टर। चेंजिंग द पोजीशन ऑफ अ वेक्टर विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज फ्री वेक्टर। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर ताकि आपके लिए इजी हो जाए और आपको याद रहे। ठीक है, changing the position of a vector without changing the magnitude and direction of a vector। ठीक है, क्लियर हो गया बराबर? ठीक है, हाँ मुझे पता है कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 40 मिनट तो खत्म हो जाएगी, बट क्योंकि मैं सारी चीजों को अपने आप लिखते हुए सॉल्व कर रहा हूं ना, इस वजह से वक्त लग रहा है। तो लेट अस कीप अ पॉजिटिव सेंस यहाँ पर। तो हम, मुझे पता है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेशन कितना भी लंबा जाए, आई नो आप लोग बहुत अच्छे हो। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको 1 घंटे में खत्म कर दूं, या तो 1 घंटे 10 मिनट के अंदर, और आने वाले आधे घंटे के अंदर खत्म करने की कोशिश करता हूं मैं। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि हम सारे टॉपिक में डीप में जा रहे हैं, आसानी समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं ना। तो ये हो गया आपका फ्री वेक्टर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं टू द सिक्स्थ एंड द ओनली रेस्ट ऑफ द टाइप वेक्टर विच यू नीड टू नो, एंड दैट इज गोइंग टू बी समथिंग कॉल्ड एज, लेट मी रिवील द सरप्राइज गाइस। आखिरी टाइप ऑफ वेक्टर जो आपको याद रखना है, जो समझना है, उसको हम कहते हैं, मैं काम करता हूं इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूं, शायद थोड़ी जगह ज्यादा चाहिए होगी इसके लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वेक्टर है ये, जो आपको पूरी तरीके से याद रखनी है, जिसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब यूनिट वेक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सर? यूनिट वेक्टर क्या होता है सर? समझते हैं इस बात को बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं सर यूनिट वेक्टर को डिफाइन कैसे करेंगे, तो क्या कह सकते हो आप? इक्वल वेक्टर में समझ में आया, दोनों वेक्टर इक्वल हैं, नेगेटिव वेक्टर में ऑपोजिट हैं, फ्री वेक्टर में फ्रीली मूव कर लेते हैं, पोजीशन वेक्टर में पोजीशन बताता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिस्प्लेसमेंट बताता है। यूनिट वेक्टर क्या हो सकता है? मैथमेटिकली सोचेंगे सर, यूनिट का मतलब 1 भी होता है। यूनिट मास, यूनिट रेडियस, यूनिट डिस्टेंस हमने सीखा हुआ है मैथ्स में, फिजिक्स में 10th ग्रेड में भी सीखा है। तो यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब होता है 1। तो इस सेंस में आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, बढ़ के देखते हैं भाई, बढ़ के देखते हैं, है ना। तो अगर मैंने बोला कि भाई यूनिट मान लीजिए अगर 1 होता है, तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। सो द वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड equal to 1 is called as unit vector, is called as unit vector। खत्म, बात बिल्कुल सही बताया आपने।
तो सर इसमें इतना इंपॉर्टेंट क्या था, तो बहुत इजी था। लेकिन मेरा पॉइंट यहां पर यह है कि भाई अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 है तो इसका पर्पस क्या है, फिर यूनिट वेक्टर की जरूरत क्या है हमें? गेटिंग माय पॉइंट? यूनिट वेक्टर की हमें जरूरत क्या है भाई? यूनिट वेक्टर की हमें जरूरत इस वजह से है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है। यूनिट वेक्टर का काम होता है टू गिव अस द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड से हमें फर्क ही नहीं पड़ता, हमें इसके डायरेक्शन से फर्क पड़ता है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके सामने हम एक और स्टेटमेंट लिखेंगे, इट इज यूज्ड टू गिव द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। अब ये डायरेक्शन कैसे देता है हम समझते हैं, ठीक, कैसे देता है हम समझते हैं। अगर मैं आपको बेसिक सेंस में बताऊं कि डायरेक्शन कैसे देता है ये, तो आप बोलोगे अरे ये तो सर बहुत बढ़िया है, तो ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर इन दी एक्स डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इन दी एक्स डायरेक्शन, बेटा ध्यान से देखना, अगर मेरा यूनिट वेक्टर है इन दी सिर्फ एक्स डायरेक्शन, तो उसको मैं कहता हूं यूनिट वेक्टर इन दी एक्स डायरेक्शन इज कॉल्ड एज आई, ठीक है। और सिर्फ ऐसे आई नहीं, आई लिख दो सर अल्फाबेट हो गया, और यहां पर ये यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है आई के ऊपर एक टोपी डाल दो, तो इसको हम कहते हैं आई कैप। मैं टोपी ऐसे थोड़ी बोला, आई टोपी बोल सकते हो आप हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में बोलना पड़ेगा आई कैप। ये होता है यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। वैसे ही अगर मुझे वाई एक्सिस में बताना है यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, तो होगा वो आई के बाद क्या आता है, जे कैप। वैसे ही जेड के डायरेक्शन अगर मुझे यूनिट वेक्टर बताना है कि डायरेक्शन क्या होता है, तो भाई आई जे के बाद क्या आता है, के, तो के कैप। सो आई जे एंड के कैप आर नथिंग एल्स बट यूनिट वेक्टर्स इन द एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर्स। तो अगर मैं आपको बोलूं एग्जांपल देता हूं यहां पे, ठीक है, आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूं। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई यहां पर मेरा एक पार्टिकल है जो y और z के रीजन में है, ठीक है, मैं आपको बता भी नहीं रहा, मैं नहीं बता रहा कि y और z के रीजन में, आप मुझे बताओ। मैं बोल रहा हूं कि भाई इसका जो वेक्टर है, वेक्टर का वैल्यू है 3j कैप प्लस 4k कैप, 3j कैप प्लस 4k कैप। तो आपके हिसाब से मुझे बताइए ये जो पार्टिकल है वो कौन से क्वाड्रेंट में है? तो आराम से बता सकते हो, सर देखिए इसमें आई कैप तो नहीं है, तो ये एक्स एक्सिस वाले क्वाड्रेंट में तो है ही नहीं, ये आपके डेफिनेटली वाई और जेड वाले क्वाड्रेंट में है। तो बता पा रहे हो ना, करेक्ट, इजीली। तो डायरेक्शन बता दिया आपने मुझे। फिर आप मुझे ये भी बता सकते हो कि तीन मैग्नीट्यूड वाई के डायरेक्शन में और 4 मैग्नीट्यूड के डायरेक्शन में। लो ये भी बता दिया आपने, क्योंकि 3 और 4 क्या है, मैग्नीट्यूड है, जे और के क्या है, आपका डायरेक्शन है। जे वाई एक्सिस का डायरेक्शन है, के आपका जेड एक्सिस का डायरेक्शन है, क्योंकि यूनिट वेक्टर तो डायरेक्शन देता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं देता। 3 और 4 मैग्नीट्यूड है। तो बेसिकली इससे हमें यह भी समझ में आ गया कि वेक्टर का एक और रिप्रेजेंटेशन होता है, वेक्टर का एक और रिप्रेजेंटेशन होता है। तो वेक्टर का न्यू रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, वेक्टर्स एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। ध्यान से देखिए इस बात को, अगर मुझे वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। अगर मैं मान लीजिए मेरे सामने एक वेक्टर है जिसको मैं कहता हूं ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले मेरे को उसमें 2 चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो भाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं हम मॉड से, जब आप मॉड लगा लेते हो वहां पर फिर वो ए वेक्टर बन जाती है, ठीक है। मॉड ऑफ ए मल्टीप्लाइड विथ द यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज ए वेक्टर, ए कैप, खत्म। तो व्हाट इज ए वेक्टर, ए वेक्टर इज बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू द डायरेक्शन ऑफ ए, करेक्ट वही है ना। तो मॉड ऑफ ए इनटू ए कैप, ये आपका हो जाता है वेक्टर्स एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन। और यहां से हमें इनफैक्ट आपके यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला भी मिलता है, यहां से हमें क्लियरली आप देखो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला मिल रहा है, तो यहीं से हम डिराइव कर लेते हैं यूनिट वेक्टर्स फॉर्मूला। क्या है भाई यूनिट वेक्टर्स फॉर्मूला, यहां पर क्लियरली दिख रहा है सर। अगर मैं ए कैप को यहां पर रखूं और इसको नीचे ले जाऊं, तो ए वेक्टर को अगर मैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे मिल जाती है यूनिट वेक्टर की वैल्यू, है ना।
अब आप मुझे पूछोगे सर ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अरे हम बताते हैं भाई, हम बताते हैं ना, सिंपल सी बात है। देखो आप देखोगे फ्लो चार्ट बनते जा रहा है ना। अब यहां से बताता हूं कि भाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ठीक है। सो ए वेक्टर इज एक्चुअली, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये होती है आपकी यूनिट वेक्टर, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं तो एग्जांपल को अच्छे से नोट डाउन करिए, ठीक है। एग्जांपल, अगर मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है 3i कैप जस्ट इन केस प्लस मान लीजिए 5j कैप प्लस कोई भी वैल्यू बता दो 4k कैप, है ना, 4k कैप, तो ij k कैप हो गया, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सब पता चल गया। तो यहां पर 3, 5 और 4 क्या है, x, y और z है, ठीक है। ये आपका x है, ये आपका y है, ये आपका z का मैग्नीट्यूड है, क्लियर है। तो मेरा अगर ये मान लीजिए मेरा a वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर क्या होगा बेटा, आप निकालोगे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर 3, तो 3 का होल स्क्वायर होगा, प्लस y आपका 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर होगा, प्लस z यानी कि 4 का स्क्वायर होगा। तो क्या वैल्यू आएगी आपकी वैल्यू आएगी रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 9 34, 4 का स्क्वायर 16, 34 प्लस 16 आपका बन जाता है 50। तो रूट ऑफ 50 आपकी वैल्यू आ जाती है। अब यहां पर रूट ऑफ 50 आप करोगे तो आपको प्रॉब्ली 1 और 2 के आसपास आपको वैल्यू आनी चाहिए, है ना, 7.1 के आसपास आपको वैल्यू आएगी। अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान देनी है कि आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ आपके जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पे मॉड लगा हुआ है। आप जानते हो मॉड की इस प्रॉपर्टी को ना, कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो इसको यहां पर नोट कर लीजिएगा। इसी वजह से जो भी वैल्यू यहां पर होगी उसको आपको साइन के साथ स्क्वायर करना है। मान लीजिए +5 के बदले -5 होता तो यहां पर आप -5 स्क्वायर लेते और -5 का स्क्वायर आपको पॉजिटिव वैल्यू देता। आई होप यू गॉट द आइडिया, है ना बेटा। तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसको आप स्पेशल नोट डाउन कर लीजिए, स्पेशल तरीके से नोट डाउन कर लीजिए यहां पर। तो मैं यहां पर डिफरेंट कलर से नोट डाउन कर लेता हूं कि मॉड ऑफ ए नेवर नेगेटिव, ठीक है, इसको मैं यहां पर नोट डाउन कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। तो आप पूरा फंडामेंटली क्लियर हो गया। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर क्या होता है भाई? यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होती है जो आपको एक वेक्टर का डायरेक्शन देती है। एक्स एक्सिस में आई कैप होती है, वाई एक्सिस में जे कैप होती है और जेड एक्सिस में के कैप होती है। ठीक है, तो वो बताती है हमें कि भाई किस डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या तो फिर मूव हो रहा है। ठीक है, अब वेक्टर्स का फिर उस बेसिस में हमें वेक्टर का एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन मिलता है। एक ए वेक्टर को आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए कैप आप कर सकते हो, जिसकी वैल्यू मिल जाती है। ए कैप का फॉर्मूला मिल जाता है आपको, विच इज ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। अब वहां से उठाकर फिर आप यहां पर लिख देते हो कि भाई ए वेक्टर को मॉड ऑफ ए वेक्टर कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आपने वैल्यू निकाल दी, वैल्यू निकाल तो दी है, लेकिन हमने अभी तक ए कैप लिखा नहीं है। मैं ए कैप को लिख के भी दिखा देता हूं आपको। यह मॉड ऑफ ए वेक्टर लिखा। अब आपको लिखना क्या है यहां पर, सिंपल से भाषा में भाई, यहां से इसको थोड़ा और ऊपर ले जाते हैं यहां पर, तो आपको दिखेगा यहां पर क्या होगा। ए कैप में कैसे लिखूंगा? ए कैप पे लिखूंगा ए वेक्टर कितना है भाई, यहां पे मैंने लिखा हुआ है 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप। ए वेक्टर लिखा डिवाइडेड बाई आपका जो भी वैल्यू आया है मॉड ऑफ ए वेक्टर का, दैट इज 7.1। खत्म, यहीं पे छोड़ सकते हो आप, खत्म, लिख दिया हमने ए कैप की वैल्यू। इतना लिखना है, इसका आगे लिखना कुछ। हाँ, अगर आप चाहो, जैसे मान लो अगर यहां पर 6 की वैल्यू 6 वगैरह कुछ होता, या तो कोई भी एक ऐसी वैल्यू होती जिससे यूनिट वेक्टर्स ये जो 3, 5, 4 है आराम से कट सकते थे, तो आप क्या करते, इसको फिर इंडिविजुअली लिख देते 3i कैप बाई 7.1 प्लस 5j कैप बाई 7.1 प्लस 4k कैप बाई 7.1। अलग से भी लिख सकते हो, अगर आप इजीली काट सकते हो, उनको डिवाइड कर सकते हो तो अलग से भी लिख सकते हो, या तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ आपके टाइप्स ऑफ वेक्टर्स खत्म होते हैं और यही हमारा आराम से 45 मिनट्स ले गया। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज गोइंग टू बी आवर फेवरेट टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन में हम रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं वो हम समझेंगे और बहुत मजा आने वाला है। और वेक्टर एडिशन के बाद हम आगे बढ़ेंगे टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक, प्रोबब्ली नहीं लास्ट सेकंड टॉपिक, दैट इज वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। बट ये जो पार्ट है ये मेरे को अपने घर पे शूट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मुझे ऑफिस से बाहर निकाला जा रहा है, स्टूडियो में कोई और आ गया है। ठीक है, तो अब घर पे मिलते हैं। लो जी, टपक गए हम हमारे घर पे।
तो थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग, रुकावट के लिए खेद है। अब जो हम शुरू करने वाले इसको हम कहते हैं वेक्टर एडिशन, और ये भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट आपके पूरे 11th और 12th के लिए, क्योंकि जहां जहां पर वेक्टर्स आएगा वहां पर वेक्टर एडिशन की कॉन्सेप्ट आएगी, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की भी आएगी। तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का ही होने वाला है, तो इसको बिल्कुल मत भूलिएगा, इसको पूरे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। वेक्टर एडिशन होता क्या है यार? वेक्टर एडिशन मतलब दो वेक्टर्स को आप ऐड कर दो, इतना ही है, सिंपल है, बात खत्म। तो यही चीज समझने वाले कि अच्छा चलो ऐड करते कैसे हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रकार होते हैं, बेसिक से शुरू करते हैं फिर एंड तक जाते हैं। हार्डली मुझे लगेगा शायद, हमें लगेगा शायद 7 से 8 मिनट इसको समझने के लिए, इतना ही सिंपल है। तो यार अपने दिमाग में मेंटालिटी बना लो कि हाँ चीजें सिंपल है तो चीजें सिंपल लगेंगी, अगर हार्ड लगती है तो हार्ड लगेगी भाई। दिमाग में मेंटालिटी बिठाओ, माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो हमारा माइंडसेट क्या, हम खिलाड़ी हैं, तो हमारे लिए तो सारी टॉपिक्स इजी है, सही है। तो भाई देखो अभी यहाँ पे तो एकदम इजी बनाता हूं मैं आपके लिए। सबसे पहला वेक्टर एडिशन में अगर मैं आपको एक लल्लू सा सवाल पूछूं, लल्लू सा मतलब मान लो कि भाई मेरे सामने यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, क्या है मेरे सामने ना यहां पर एक प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पर ऐसे बना दिया। अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मैंने ऐसे एक फोर्स डाल दिया, मान लो फोर्स यहां पर है 10 न्यूटन का टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, और एक और फोर्स मैंने डाल दिया जो भी अगेन ये मान लो ये F1 है, ये F2 वेक्टर है, और इसका भी वैल्यू है 10 न्यूटन, और दोनों की वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव आप देख सकते हो। पॉजिटिव डाल दिया मतलब मैंने डायरेक्शन ही बता दिया। तो दो फोर्सेस है और दोनों फोर्सेस इस ऑब्जेक्ट पे पड़े हुए हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई अभी बताइए दोनों को ऐड करके कि भाई इसमें टोटल फोर्स कितनी आएगी, तो आप क्या कहोगे? नेट फोर्स कितनी आएगी? तो आप एकदम गर्व से कहोगे, सीना तान के कहोगे कि सर दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो 10 न्यूटन ऐड हो जाएगा। सिंपल है, बिल्कुल भाई, बात खत्म हो गई। तो अगर आपके फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होते हैं तो आप क्या करते हो? आप अपने फोर्सेस को सीधा का सीधा ऐड कर देते हो। सो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर आपको मिल जाती है, मान लीजिए आपकी F12 वेक्टर मिल जाती है, मान लीजिए, ठीक है। और ये जो आपका फाइनल टोटल फोर्स आया है, इसको हम क्या बुलाएंगे? इसको हम बुला देंगे हमारे प्यारा सा रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? जो आपको एंड में, जो आपको एज अ रिजल्ट जो वेक्टर मिलती है, उसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं, ठीक है। रिजल्ट में सम का रिजल्ट, सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट, उस लॉ के बाद रिजल्ट, इस बात के बाद जो रिजल्ट जो वेक्टर बनेगा उसको रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे। अब से समझ लो, मतलब बेटा आपका वेक्टर का जवाब क्या है, ये बोलने के बदले बेटा रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, बस ये पूछेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? तो अगर आपके सेम डायरेक्शन में है फोर्सेस तो आप सीधा ऐड कर देते हो, है ना। तो इसको भी हम थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं। तो व्हेन दी फोर्सेस आर इन द सेम डायरेक्शन और व्हेन दी वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, जस्ट ऐड, ठीक है, बढ़िया। तो आप मुझे एक बात बताओ, इस सिनेरियो में दोनों फोर्सेस या तो दोनों के दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है? अगर मैं आपसे पूछूं कि एंगल कितना है, थीटा कितना है, तो आप क्या बताओगे? अब ये बताओगे ना सर, हाँ सर इस मामले में तो थीटा इज इक्वल टू 0 है। सही है, थीटा इज इक्वल टू 0 है क्योंकि दोनों तो फोर्स एक दूसरे से पैरेलल है, तो थीटा 0 हो गया, परफेक्ट है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं कहानी सुनाता हूं एक और बहुत ही प्यारी सी, ठीक है। तो मान लीजिए कि अब जो है सेम ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑफ कोर्स अभी आप कहानी समझ रहे होंगे कि अब मैंने एक फोर्स डाला इस डायरेक्शन, मान लीजिए F1 वेक्टर जो है आपका है प्लस 10 न्यूटन, और दूसरा वेक्टर एग्जैक्टली ऑपोजिट है, पैरेलल है लेकिन एग्जैक्टली ऑपोजिट है, और ये आपका F2 वेक्टर जो है मान लीजिए -20 न्यूटन, क्योंकि मैंने दूसरे डायरेक्शन में डाला हुआ है तो मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा ना। अब देखो, अगर आपको कंफ्यूजन है सर किस डायरेक्शन को पॉजिटिव किस डायरेक्शन नेगेटिव लिया जाता है, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, इसका कोई भी रूल नहीं है बेटा। आप किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव या नेगेटिव ले सकते हैं, चाहे दुनिया में कोई भी कुछ बोल दे आपको, है ना। कोई भी टीचर आपको बोल दो नहीं यही लेना है वही लेना है, फिजिक्स में ऐसा कोई भी रूल नहीं है। हाँ, रूल नहीं है लेकिन क्या है, कन्वेंशन है कि हाँ तुम ऊपर के डायरेक्शन में पॉजिटिव लेना, नीचे के डायरेक्शन में नेगेटिव लेना, राइट के डायरेक्शन में पॉजिटिव लेना, लेफ्ट के डायरेक्शन में नेगेटिव लेना, ऐसे कन्वेंशन है, परंपरा है, कोई भी रूल नहीं है इसके ऊपर, समझ रहे हो। हर परंपरा रूल नहीं होती है, ये बात समझ रहे हो ना आप। क्लियर हो गया आपको? ठीक है। जैसे भाई परंपरा चलती आ रही है कि हर दिन सुबह उठ के नहाना है, तो आप करते हो हर दिन सुबह उठ के नहाते हो? नहीं ना। बात समझ गए? तो रूल नहीं है कोई भी, तो यू गेट द आइडिया। तो यहां पर तो आप देख सकते हो क्लियरली कि भाई दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल जरूर है। तो यहां पर आप क्या करोगे, अगर मैं आपसे पूछूं भाई बताओ इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या है, तो आप कहोगे सर उस तरफ 10 न्यूटन का, इस तरफ -20, तो सर ऑफ कोर्स है -10 न्यूटन, यहां पे मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, रिजल्टेंट फोर्स आएगा, परफेक्ट है। तो यानी कि अगर मेरा जो फोर्सेस है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो आप क्या करोगे, आप तब भी ऐड ही करोगे, प्लस F2 वेक्टर ही लिखोगे, लेकिन वो F2 वेक्टर नेगेटिव में होगा, है ना। आप क्या करोगे, प्लस
आपका ये जो है माइनस F2 वेक्टर होगा, क्योंकि आपका F2 वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में इज इक्वल टू आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा F12 वेक्टर, है कि नहीं। अब ये नेगेटिव जब बाहर आएगा तो फिर क्या बन जाएगा, वो F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर बन जाएगा, विच इज इक्वल टू F12 वेक्टर, ठीक है। तो नेगेटिव वो आप यहां पर भी ऐड ही कर रहे हो, लेकिन वो नेगेटिव की वजह से यहां पर नेगेटिव वैल्यू आ जा रही है। तो ये आपका रिजल्टेंट हो गया। तो इसमें आप क्या लिखोगे प्यार से, इसमें आप लिखोगे प्यार से, अगर मेरा ऑपोजिट डायरेक्शन में है, अगर मेरे वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो आपको बस जस्ट सब्ट्रैक्ट ब्रो, जस्ट सब्ट्रैक्ट। और यहां पर मेरे शेरों और शेरनियों, आपके पास इतना दिमाग तो ये बताने के लिए कि सर जो वेक्टर्स ऑपोजिट होते हैं, जो एक दूसरे से एंटी पैरेलल होते हैं, पैरेलल तो होता है, एंटी पैरेलल जो होता है, यानी कि दोनों पैरेलल है दोनों, लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, उस सिनेरियो में आपकी थीटा की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्रीज होती है। क्या होती है बेटा, 180 डिग्रीज होती है। सही, परफेक्ट, ठीक है। तो भाई पैरेलल सेम डायरेक्शन, पैरेलल ऑपोजिट डायरेक्शन में समझ आ गया सर। अब पैरेलल वाला तो कोई केस बचा नहीं है, तो अब हम फोर्स को डायरेक्शन में डाल के देखते हैं, यानी कि दोनों फोर्सेस को पैरेलल में नहीं बट उनके बीच में कोई एंगल डाल के देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। ये हो गया आपका तीसरा सॉर्ट ऑफ वेक्टर एडिशन, जहां से चीजें थोड़ी और इंटरेस्टिंग होंगी। यानी कि मान लीजिए आपके सामने एक प्यारा सा मामला है, जहां पर आपका एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। ये आपका स्पेशल केस है जो आपको ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ये तो आप जानते ही हो, है ना। इस ऑब्जेक्ट पे मान लीजिए कि भाई साहब आपके ऊपर, या तो फिर मैं ऑब्जेक्ट इस बार बनाता ही नहीं हूं, मैं सिंपल कर देता हूं आपके लिए एकदम ना। मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा वेक्टर है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका F1 वेक्टर है। आपके पास एक और वेक्टर है जो मान लीजिए ऐसा एक F2 वेक्टर है, ठीक है। मान लीजिए दो फोर्सेस हैं एक ही ऑब्जेक्ट पे, यहाँ पे आप मान लो, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी बना लेता हूँ, अगर आपको कंफ्यूजन होती है यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी बना लेता हूँ। भाई इस ऑब्जेक्ट पे F1 फोर्स भी है, F2 फोर्स पे इन डायरेक्शंस में, और इनके बीच में एंगल थीटा है, ठीक है। थीटा है, क्या है पता नहीं, लेकिन थीटा है, मान लीजिए कि एंगल है थीटा। ये पैरेलल नहीं है, ये थीटा एंगल है। अब ये एंगल कुछ भी हो सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। 0 डिग्री होता है तो फिर आपका क्या होता है, ये केस हो जाएगा, डायरेक्ट एडिशन है, पैरेलल केस हो जाएगा। 180 डिग्री होता है, सीधा एकदम उल्टा होता है, तो फिर ये वाला केस हो जाएगा। सो थीटा इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 डिग्री से लेकर लेस देन 90 डिग्री तक, या तो टिल 90 डिग्री तक करना क्या है। इस मामले में क्या करना है सर, पूरा ये 0 डिग्री से लेके यहां तक करना क्या, बता तो दो। तो वो समझते हैं। तो इसमें जो है आपके रिजल्टेंट वेक्टर का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है हम यहां पर जल्दी से नोट डाउन कर लेते हैं, आप भी नोट डाउन कर लेना। तो इस मामले में आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा बेटा, उसका सिंपल सा फॉर्मूला होगा, लिख दीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। आपको आपके a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है। a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या बोलते हो आप सर, a प्लस बी द होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वही लिखो, वही लिखो। क्या लिखना है, क्या है भाई, आर वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला आपका a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। क्या लिखोगे आप लिखोगे a स्क्वायर मतलब f1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर, ठीक है। फोर्स की जो वैल्यूज है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लिख देना आगे बस, ठीक है। आपका जो है वहां पर a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में रुक जाता है, यहाँ पर ab cos थीटा लिख देना, क्योंकि थीटा को तो इन्वॉल्व करना पड़ेगा ना, वरना पता कैसे चलेगा, ठीक है। तो ये है आपका फॉर्मूला विच यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो फॉर एनीथिंग विद एन एंगल। व्हेन यू हैव एंगल्स बिटवीन वेक्टर्स, ठीक है, तब आपको ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। अब आपके दिमाग में एक जनरल सा बिल्कुल से सवाल आ सकता है, तो सर इन दोनों केसेस में ये अप्लाई नहीं होता क्या। बिल्कुल अप्लाई होता है भाई, बिल्कुल अप्लाई होता है। ट्राई करके देखोगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहां पर हमने क्या लिया था भाई, हमारा सिंपल सा ये F1 प्लस F2 वेक्टर है, यहां पर डायरेक्ट एडिशन है, तो इस मामले में क्या थीटा 0 है। अगर मैं यहां पर थीटा 0 डाल दूं तो क्या होगा, cos 0 होती है, ठीक है। cos 0 क्या होता है, cos 0 1 होता है, ठीक है, तो 1 हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बच गया, करेक्ट है ना। cos 0 1 हो जाएगा, ठीक है, तो 1 इंटू 2ab बनता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होती है, a प्लस बी द होल स्क्वायर, करेक्ट है, और वो रूट के अंदर है, तो a प्लस बी द होल स्क्वायर, और वो रूट निकल गया तो a प्लस बी बचा, a प्लस बी बचा। देख रहे हो आप। तो अगर आप थीटा इक्वल टू 0 डाल देते तो वही केस बनती है। वहीं पे अगर मैं यहां पर 180 डिग्री में डाल दूं तो फिर आपको पता है cos 180 डिग्री -1 होती है,
ठीक है, तो ये हो गया -2ab, -2b मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, और उसका क्या होता है भाई फॉर्मूला a माइनस बी द होल स्क्वायर, रूट निकल गया स्क्वायर निकल गया तो a माइनस बी है ना। तो आप वैल्यू डाल दो, परफेक्ट है। अब मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं, तो जवाब मुझे कमेंट्स में भी चाहिए, इसका जवाब मुझे अभी चैट में स्पैम हो जाना चाहिए, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड का वक्त दूंगा। मान लीजिए अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो यहां पर रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी? हाँ, दिमाग लगा रहे हो? 3 2 1, टाइम खत्म होता है। अगर 90 डिग्री हो जाती है थीटा, तो आपको पता है कि भाई cos 90 जीरो होती है ना, cos 90 जीरो होती है, तो जीरो हो गई तो 2ab और जीरो जीरो हो जाएगी, आपके पास बचेगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वेन एवर थीटा परपेंडिकुलर होती है, फिर आपको रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता है। इसको भी आप थोड़ा सा नोट डाउन कर सकते हो, ताकि आपको जब एग्जामिनेशन में सवाल आए तो फिर आपको डिराइव ना करना पड़े, जल्द से आप करो। रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर्स व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर बिकम्स रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, खत्म। ठीक है, बढ़िया। अब आप पूछ सकते हो मुझसे, सर आपने यहां पर a और b क्यों लिया? क्योंकि आपको a और b में आपका मैथमेटिक्स का फॉर्मूला याद है, a प्लस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल स्क्वायर में आपने याद किया हुआ, इसलिए मैंने आपको a और b के टर्म्स में लिखाया ताकि आपको याद रहे। यहां पर a और b कुछ भी हो सकता है, फोर्स हो सकता है, मोमेंटम हो सकता है, कोई भी वेक्टर हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा, चलो ये हो गया आपके नॉर्मल वेक्टर एडिशंस, और आपको रिजल्टेंट वेक्टर समझ में आ चुका है। बट कहानी यहां पर बिल्कुल भी खत्म नहीं होती है, क्योंकि इसके बाद आता है आपका सिंपल सा बहुत ही बेहतरीन लॉस, जिसको अभी हमें बहुत ही प्यार से सीखना है। अब आप देखोगे मैंने उन लॉस को इतना ज्यादा इज्जत नहीं दिया है, ठीक है, मैंने इतना ज्यादा इज्जत नहीं दिया है। यहां पर ये हमारा पहला केस है, यहां पर हमारा ये दूसरा केस है, ठीक है, ये हमारा तीसरा केस है। अब ऐसे ही जब हमारे पास वेक्टर्स एंगल्स में होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए जो अभी हमने बनाया, उनको सॉल्व करने के लिए थोड़े और रूल्स भी हैं। जब भी हमारे पास सिर्फ दो वेक्टर्स होते हैं, ये जो अभी हमने ट्राई किया था, इसको हम बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का एक और नाम है, क्या नाम है भाई साहब? ये मैं बोल दूंगा ना, फिर आप कहानी समझ जाओगे। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का एक और नाम है HTM, यानी कि हेड टू टेल मेथड। क्या होता है भाई ये? हेड टू टेल मेथड, हेड टू टेल मेथड होती है, HTM भी बोलते हैं इसको हम, ठीक है, HTM लॉ भी बोलते हैं। अब हेड टू टेल मेथड क्या होता है? सिंपल सा, बहुत ही प्यारा सा, नन्ना सा मुन्ना सा, ज्यादा स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर यहां पर है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर यहां पर है, तो आप क्या करोगे? आप इस वेक्टर के हेड को इस वेक्टर के टेल के साथ जोड़ दोगे। पता है ना, मैं फ्री वेक्टर सीखा था, आप अलाइन कर सकते हो, बस उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड नहीं बदल सकते। तो आप क्या करोगे? इन दोनों को ऐसे ऐसे एक दूसरे से जोड़ दोगे। तो हुआ क्या? यहां पर हेड टू टेल आपने कनेक्ट कर दिया, इस वजह से हम इसे कहते हैं हेड टू टेल मेथड। तो जब भी आप सर से, एरो के सर से किसी और एरो के टेल से कनेक्ट करोगे, तो वो अपने आप ट्राइंगल लॉ बन जाएगा। पता चल जाएगा सबको कि आप ट्राइंगल लॉ इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ? अब यहां पर आपका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? आपका रिजल्टेंट वेक्टर वो वेक्टर होगा जो आपके इस वेक्टर के टेल को इसके हेड से जोड़ेगा। तो आप देखो यहां पर जो रिजल्टेंट वेक्टर है बनने के बाद ये एक ट्राइंगल लगने लगा है ना, तो इसको मैं आर वेक्टर बुला लूंगा, देख रहे हो आप? तो ये इस वजह से ट्राइंगल दिखने लगा ये, इसी वजह से इसको हम कहते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो सर इसमें रिजल्टेंट वेक्टर निकालते कैसे हैं भाई? सेम तरीके से निकालते हैं, फॉर्मूला सेम रहेगा यहां पर, क्योंकि ये ए वेक्टर होगा, ये बी वेक्टर होगा, उसके बीच में थीटा का एक एंगल होगा। निकालना तो यही है यार, निकालना तो एग्जैक्टली ये है, इसलिए मैंने आपको ये फॉर्मूला पहले करा दिया, ठीक है। ये इसलिए अभिषेक सर ने आपको ये फॉर्मूला पहले करा दिया कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता ट्राइंगल लॉ हो, पैरेललोग्राम हो, इसलिए मैंने इसको ज्यादा भाव ही नहीं दिया। बहुत लोग इसको बहुत ज्यादा भाव देते हैं, मैं भाव ही नहीं देना चाहता भाई, फॉर्मूला तो यही लग रहा है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा जो एंगल है वही है। बस हाँ, अलग बात यह है ट्राइंगल लॉ में करना क्या होता है? एक एरो का हेड दूसरे एरो के टेल से जोड़ना होता है, हेड टू टेल मेथड है, इस वजह से रिजल्टेंट वेक्टर आपका ये दिखेगा। हाँ, और ये बात भी आपको याद रखना है कि आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा टेल से हेड की तरफ जाएगा, टेल से हेड की तरफ जाएगा, हेड से टेल की तरफ नहीं। तो अगर आप इसको HTM मेथड के बदले TH मेथड बोलना चाहते हो, THM बोलना चाहते हो, तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको याद रहेगा कि इसमें टेल से हेड को जोड़ना होता है, हेड से टेल को नहीं, ताकि आपका जो है कभी भी गलती ना हो, ठीक है।
चलो भाई साहब, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है हमारे पांचवे नेक्स्ट की, जिसको हम कहते हैं, हाँ समझ गया आप? नहीं समझे? इसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, मैं अब बोलूंगा आप समझ जाओगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब ये क्या होता है, मैं बस लिख दूंगा ब्रैकेट में कि भाई ये होता है TTM यानी कि टेल टू टेल मेथड, टेल टू टेल मेथड। समझ गए? समझ गए ना? इसमें भी फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फॉर्मूला इसमें भी यही लगेगा। ठीक है, फॉर्मूला इसमें भी यही लगेगा। जैसे मैं यहां बता देता हूं भाई, रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला यही वाला है, फॉर्मूला जो है यही है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें क्या होगा, इसमें भी क्या है, इसमें जैसे हमने बोला भाई, मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर्स हैं, जैसे कि मान लीजिए सेम वेक्टर्स बना रहा हूं मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे भाई सेम वेक्टर्स में आप दोनों लॉ अप्लाई कर सकते हो। ये एक पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है। अब ये दोनों जुड़े हुए नहीं है, तो आप क्या करोगे, मैं यहां पर मुझे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों वेक्टर्स को साथ में जोड़ूंगा, लेकिन उनके टेल से जोड़ूंगा, टेल से हेड नहीं जोड़ूंगा मैं। तो मैं क्या करूंगा, इसको सरकाऊंगा सामने, तो ये वेक्टर वाला तो सेम बना, लेकिन ये जो वेक्टर इसको मैंने ऐसे डाल दिया। ठीक है, आप देखोगे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम है। इससे आपका बेनिफिट क्या हुआ, इससे आपका बेनिफिट ये हुआ कि भाई जो थीटा की वैल्यू आई है वो आप जानते होंगे, क्योंकि यहां पर जो थीटा की वैल्यू आ रही है वो 90 डिग्री से ज्यादा है। और अगर मैं आपसे पूछूं कॉस 90 डिग्री से ज्यादा की वैल्यूज आप जानते हो, तो फिर आप थोड़ा सा गड़बड़ा जाओगे। लेकिन कॉस 90 के अंदर की वैल्यूज आपको अच्छे से पता होती है, तब आप क्या करते हो, आप आसानी से पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन डालकर आप सॉल्व कर सकते हो चीजों को। सही है, बराबर है। तो इसमें अभी हमें कौन सा देगा भाई, रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर हमें देगा इसका डायगोनल, इन दोनों को जोड़ने के बाद। ऑफ कोर्स ही बात है, दो वेक्टर्स हैं और इसको आप ऐड कर रहे हो, यहां पर भी दो वेक्टर्स थे, उसको आपने ऐड किया तो ये हाइपोटेनस जैसा कुछ बन गया, है ना। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ऑफ कोर्स है, उसकी जो लंबाई होगी वो इन दोनों वेक्टर से ज्यादा होगी, इन दोनों का एडिशन होगा, है ना, क्योंकि आप यहां पे ऐड कर रहे हो, 10 और 10 ऐड करके 20 बन रहा है, तो 20 वाला जो वेक्टर होगा ज्यादा लंबा होगा। हमें पता है कि जितना लंबा होता है वेक्टर उतना ज्यादा वैल्यू होती है उसकी मैग्नीट्यूड की, करेक्ट है। तो वैसे ही यहां पर इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो जो आप निकालोगे वो लंबा होगा। ठीक है, तो यहां पर फिर ये बेसिकली लंबा हो जाएगा, ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर। हाँ, अब आप अपना इमेजिनेशन यूज करके अगर इसे एज अ पैरेललोग्राम देख सकते हो तो फिर आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा इसको हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्यों कहते हैं, क्योंकि वो एक पैरेललोग्राम जैसे दिखता है। ठीक है, अब मुझे बोलने की जरूरत है कि यहां पर जो रिजल्टेंट वेक्टर है, आर वेक्टर है, इसका फॉर्मूला कौन सा होगा, मुझे बोलने की जरूरत है कि आप समझ गए? समझ गए ना? फॉर्मूला कौन सा होगा? फॉर्मूला यही वाला, यही वाला है फॉर्मूला, नो डिफरेंस। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? क्लियर है? परफेक्ट है? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। लेकिन हाँ, तो मेरे ख्याल से यहां तक समझ लो तो बहुत ज्यादा काफी है। इसके बाद एक और लॉ होता है जिसको हम कहते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मैंने 11th एंड 12th में ज्यादा इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा हुआ है। ठीक है, ज्यादा इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा हुआ है, बस मैं जहां पर एक रिमार्क बोलकर छोड़ दूंगा। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इस्तेमाल किया जाता है जब एक से ज्यादा वेक्टर्स होते हैं, मतलब दो से ज्यादा वेक्टर्स होते हैं, लेकिन वहां पर भी रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला सेम ही आता है, तो आपको वहां पर टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। सो डोंट वरी अबाउट इट, वो भी आपका हेड टू टेल मेथड होता है। ठीक है, आपने यहां पर एक हेड से टेल जोड़ा, फिर एक और वेक्टर हो जाएगा हेड से टेल, फिर एक और वेक्टर हो जाएगा, जितने भी वेक्टर से उतने हो सकते हैं। बस आप एंड में जैसे कि मान लो आपको एग्जांपल दे देता हूं। ठीक है, जैसे ये एक वेक्टर है, फिर एक और वेक्टर है, फिर एक और वेक्टर है, फिर एक और वेक्टर है, ऐसे पॉलीगॉन बनती जाती है। अब ऐसे पॉलीगॉन बनाते हो, फिर एंड में जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसको आप दोबारा ऐसे जोड़ दोगे, तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर, बात खत्म। ठीक है, सो यू विल नॉट, सो दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू फोकस ऑन दिस मच, क्योंकि 11th एंड 12th में पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। ज्यादा के मतलब ना के बराबर ही इस्तेमाल होता है, 11th 12th में हो जाए, नीट में भी हो जाए। तो बस इतना वेक्टर एडिशन में समझ के बहुत ज्यादा बड़ी बात है, काफी है भाई। ठीक है, तो देखा हमने 15 मिनट में समझ लिया ना भाई पूरा वेक्टर एडिशन। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करने वाले हैं अभी हमारे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की। रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर हमने समझ लिया, तो भाई साहब सुपर ऑसम हो गया। रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, इसको भी ध्यान से देखना। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, मतलब मान लीजिए अगर आप अपने दोस्त के साथ लड़ाई कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, इस प्रॉब्लम को लड़ रहे हो आप लोग, तो उस प्रॉब्लम को रोकने के लिए, सॉल्यूशन निकालने के लिए, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए 2-3 लोग आएंगे और आपको पकड़कर अलग कर देंगे, है ना।
रिजॉल्व करने के लिए आपको पकड़कर अलग कर देंगे। तो ये होता है रेजोल्यूशन। क्यों लड़ रहे हो भाई, फिर आपसे बातचीत करेंगे अलग करने के बाद, समझ में आया? तो रेजोल्यूशन का मतलब यही होता है अलग करना। अब अलग क्यों करना होता है सर, नहीं पता मैं तो, अलग क्यों करना तो बता दो। चलो बता देते हैं आपको, ठीक है। अलग तब करना होता है जब मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक फोर्स है, एक फोर्स का वेक्टर है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, एक फोर्स का वेक्टर है जो ऐसे इस डायरेक्शन पर है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ये आपका फोर्स वेक्टर है जिसकी वैल्यू मान लीजिए 10 न्यूटन की है, ठीक है, जिसकी वैल्यू मान लीजिए 10 न्यूटन की है, 20 न्यूटन की है, कुछ मतलब आप फोर्स मान लो, मोमेंटम मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फोर्स वेक्टर है अब यहाँ पे 10 न्यूटन की है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं भैया मुझे बताओ कि ये ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर ये ऑब्जेक्ट जो है ये ऊपर भी जा रहा है ना, ऊपर भी जा रहा है लेकिन सामने भी जा रहा है। सो इट बेसिकली डायगोनल जा रहा है वो, है ना, जैसे फ्लाइट उड़ती है तो फ्लाइट जो है वो ऊपर भी जाती है और सीधी भी जाती है, मतलब 2D हो जाता है ना, 1D नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि वो हॉरिजॉन्टल में हॉरिजॉन्टल जा रहा है, वर्टिकल में वर्टिकल जा रहा है, नहीं, वो अब ऐसे जा रहा है। तो ऐसे जाते वक्त एक ऑब्जेक्ट ऊपर भी जाती है और सामने की तरफ भी जा रही है। सो दो डायरेक्शन निकल जाते हैं ना, ऐसे जा रही है बेसिकली आपकी ऑब्जेक्ट, सही है, ऐसे जा रही है आपकी बेसिकली ऑब्जेक्ट। तो यहां पर हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि यार ऊपर कितने वेलोसिटी से जा रही है, नीचे कितने वेलोसिटी से जा रही है, या तो ऊपर कितना फोर्स है, नीचे कितना फोर्स है। तो बेहतर, सबसे बेस्ट यहां पर ये होगा कि भाई मैं यहां पर ना इसको वेलोसिटी से बदल देता हूं, ताकि मेरे पास एक बढ़िया एग्जांपल बन जाता है फिर कि वेलोसिटी से बदल दूंगा तो कैसे होगा। देखो यहां पर ये आपकी है, मान लीजिए रॉकेट है, ठीक है, ये एक रॉकेट है जिसको हम लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, लॉन्च कर रहे हैं। और हमारा यहां पर मान लीजिए एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे एक सुंदर सी कन्या बैठी हुई है, ठीक है, और ये पप्पू है, पप्पू अपना जो रॉकेट है वो छोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब पप्पू को जानना जरूरी ना कि भाई इसकी जो रेंज होगी, और रेंज किस पे डिपेंड करेगी, रेंज आपकी डिपेंड करेगी वेलोसिटी की, भाई कितने वेलोसिटी से छोड़ना चाहिए, उसका क्या एंगल होना चाहिए, वेलोसिटी ऊपर की तरफ नीचे तरफ कितनी होनी चाहिए, पता करना है आपको। तो आपका काम है ये बताना बेचारे पप्पू को, करेक्ट है। तो कैसे बताओगे आप, तो आप बोलोगे अच्छा भाई देखो वेलोसिटी जो है तुम्हारा इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो मान लीजिए, वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी आपका मान लीजिए है 10 मीटर पर सेकंड। तो आप क्या करोगे, आप इस वेक्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर दोगे। एक होगा वेक्टर जो आपका ऊपर के डायरेक्शन में होगा, एक होगा आपका वेक्टर जो आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। तो एक वर्टिकल कंपोनेंट बन जाता है, एक आपका वर्टिकल कंपोनेंट बन जाता है। और ये जो मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनना बेटा, क्योंकि काइनेमेटिक्स इन 2 डायमेंशन में यही है चीज, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट बन जाता है और ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन जाता है। क्या बन जाता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। खत्म बात, ठीक है, खत्म बात। तो आपने क्या किया, आपने अपने फोर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वर्टिकल कंपोनेंट में और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, ठीक है। अब आपको पता है कि आपका वर्टिकल में क्या, तो ये दोनों अलग अलग कंपोनेंट हैं, ये दोनों अलग अलग वेक्टर्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल वेक्टर हो गया, एक वर्टिकल वेक्टर हो गया। तो ये भी वेक्टर्स हैं, इसको क्या कहेंगे, ये भी वेक्टर्स होंगे। तो बेसिकली अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, आपकी घंटी बज जाएगी दिमाग में। हमने यहां पर क्या किया था, आप देख सकते हो यहां पर हमने दो वेक्टर्स को ऐड करके रिजल्टेंट वेक्टर निकाला था, है ना। वेक्टर एडिशन में हम क्या करते हैं, दो वेक्टर्स को ऐड करके आपका रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं। रेजोल्यूशन वेक्टर में क्या करते हैं, उसी वेक्टर से हम डिवाइड करके दोबारा वो छोटे छोटे वेक्टर्स निकाल रहे हैं, ठीक है, दोबारा वो छोटे छोटे वेक्टर्स निकाल रहे हैं। तो मुद्दा यहां पर यही है। तो यहां पर सर इन वेक्टर्स की वैल्यू क्या होगी, इन वेक्टर्स की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है। यहां पर वर्टिकल जो कंपोनेंट होता है, वर्टिकल कंपोनेंट की एक वैल्यू होती है, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू होती है ए साइन थीटा, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू होती है ए कॉस थीटा। खत्म, समझ रहे हो। एक काम करता हूं मैं, इसमें आपको लगेगा सर ए क्यों बोल दिया आपने, ए क्या है सर यहाँ पर, ए काम तो भाई ए वे निकाल दो। यहां पर मैं यहां पर लिख देता हूं वी साइन थीटा, और यहां लिखता हूं मैं वी कॉस थीटा। अब थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन दी वेलोसिटी वेक्टर एंड दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थीटा, ठीक है। तो क्या बन गया, वी साइन थीटा वी कॉस थीटा, ये इसके वैल्यूज हो गए। वी क्या है भाई, वी आपका वी क्या है, वी इज द वैल्यू ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, वी इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी,
जो वेलोसिटी से जा रही है वो 10 मीटर पर सेकंड। तो 10 साइन थीटा 10 कॉस थीटा। अगर v के बदले फोर्स होता तो फोर्स साइन थीटा फोर्स कॉस थीटा। v के बदले मोमेंटम होता तो मोमेंटम साइन थीटा मोमेंटम कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन दी v वेक्टर एंड हॉरिजॉन्टल। बात खत्म। मान लीजिए अगर थीटा 30 डिग्री है या 60 डिग्री है, 45 डिग्री, आप आराम से कर लोगे। जैसे मान लो थीटा यहाँ पे 45 डिग्री है तो यहाँ पर क्या वैल्यू होगी 10 साइन 45। साइन 45 इज 1/√2, सो 10/√2। यहाँ पर क्या होगी 10/√2, सेम वैल्यू। तो ये 10 है और 10/√2 10/√2 है। अगर 10/√2 10/√2 ऐड कर देते हो फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, देखना बराबर यही वैल्यू आएगी। ठीक है बेटा, बात क्लियर होगी। तो ये होता है आपका रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्यों पढ़ा रहा हूं मैं अभी की अभी, क्योंकि भाई साहब आपका काइनेमेटिक इन 2 डायमेंशन इसी बेसिस पे डिपेंडेंट है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वेलोसिटी कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट पे बहुत निकलने वाला है। रेजोल्यूशन ही होने वाली है और बहुत सारे टॉपिक में आप सीखोगे 11 12 पूरे सिलेबस में। सो मेक श्योर दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वेरी केयरफुली। ठीक है बेटा, नाउ वी आर मूविंग ऑन फॉरवर्ड फॉर द लास्ट एंड द फाइनल टॉपिक फॉर टुडे, एंड विच इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस एंटायर वेक्टर्स वाला पार्ट। यार मैंने तो सोचा था कि 40 मिनट्स में खत्म कर दूंगा वेक्टर्स, लेकिन 40 मिनट्स में हुआ नहीं। सो सॉरी गाइस, है ना, सो सॉरी। मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूं, बट मुझे इस बात का गर्व जरूर है कि आप इस वीडियो को अब तक यहां पर बैठकर देख रहे हो, क्योंकि आपको इसमें थोड़ी बहुत क्वालिटी जरूर दिखी होगी। क्वालिटी दिखनी भी चाहिए, मेरे को पूरा यकीन है आपको इसमें क्वालिटी दिखी, क्योंकि हमने इतनी मेहनत की हुई है, हर एक टॉपिक में इतना डीप गए हम, ताकि आपको सिर्फ फिजिक्स में नहीं, सिर्फ फिजिक्स के 11th एंड 12th में नहीं, सिर्फ फिजिक्स के बोर्ड्स में नहीं, सिर्फ नीट में नहीं, बल्कि मैथमेटिक्स में भी आपकी हेल्प हो। सारे बच्चों के लिए जिन्होंने पीसीएमबी लिया हुआ है, या तो जो बच्चे जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आई कैन गारंटी यू सेइंग दिस कि भाई वेक्टर्स में आप इतना पढ़ लोगे ना तो बहुत बढ़िया होगा, काफी होगा। ठीक है, चलो, भले ही थंबनेल में हम सिर्फ नीट लिख देंगे, जेईई वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। एंड एज यूजुअल इस पूरे पीडीएफ का नोट आपको मिल जाएगा, जो भी मैंने लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे क्लिक करिए, नोट्स को डाउनलोड करिए, करते रहिए। वहीं पे हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एंजाइटी एक्सेम्पलर के सॉल्यूशंस भी अपलोड कर चुके हैं आपके, और वहीं पे हमने आपके बाकी सारे क्या कहते हैं PYQs MCQs वहीं पे अपडेट करने वाले। जल्दी से जाइए डाउनलोड कर लीजिए। मैंने पिछले साल के 20 ईयर्स के PYQs का बुक भी वहां पर लिंक रखा हुआ है, अभी जाकर लेते हो तो भाई अभिषेक सर का 10% ऑफ मिल जाएगा, एंड यू विल गेट 20 ईयर्स पास 2004 से लेकर 2023 तक के पेपर्स विदाउट एनी स्किप्ड क्वेश्चंस, विथ चैप्टर बाय चैप्टर डिवीजन एंड देयर सॉल्यूशंस। एक बार जाके लिंक खोल के देखो, मजा आएगा। ठीक है, तो अब आती है बात वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की। अब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को भी हम इजी समझेंगे। इजी समझेंगे तो इजी होगी, हार्ड समझेंगे तो हार्ड होगी। इजी है, पहले बोलो 2 बार। बहुत इजी है सर, इतना इजी? बहुत इजी, बहुत इजी। बताता हूं आपको, देखो। चलो बच्चों याद करो, जल्दी से याद करो। हमने 9th ग्रेड में 9th ग्रेड के 2 चीजें मैं पूछूंगा। ठीक है, आप याद करने की कोशिश करना, और मेरे को पूरा यकीन आपको अच्छट से याद आ जाएगा। याद आ जाएगा तो ये सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलो सिंपल सा। पहले ये पूछता हूं मैं, मुझे वर्क का फॉर्मूला बताओ। वर्क डन 9th ग्रेड में सीखा था, वर्क डन याद होगा। W इज इक्वल टू F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, याद है? परफेक्ट। क्या सीखा था हमने यहां पर? हमने सीखा था वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना? सही है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर क्या हुई, यहां पर हमने फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई किया। फोर्स क्या क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है ना? फोर्स आपकी ये क्या है? ये वर्क है। मैं लिख देता हूं पे ना, कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, नोट से हम डिटेल मिल जाएगी। फोर्स क्या है आपका? फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट है ये एस, तो है ना? और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट भी आपकी वेक्टर होती है। लेकिन बबुआ हुआ क्या, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई किया तो वर्क मिला, लेकिन वर्क वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। वर्क तो वेक्टर होती ही नहीं है, वर्क आपकी होती है स्केलर क्वांटिटी। ओ, तो जब आप 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो, लेकिन उसका जो प्रोडक्ट है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, उस वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को हम, गेस करो क्या कहेंगे? मोदी जी कहेंगे, शाहरुख खान कहेंगे, अक्षय कुमार कहेंगे, ऋतिक रोशन कहेंगे, फाइटर कहेंगे, क्या कहेंगे? इतना तो गेस कर लिया होगा आपने। हम कहेंगे उसे स्केलर प्रोडक्ट।
मैंने आपको इस सेशन की शुरुआत में बोल दिया था भाई मैं तो स्केलर बोलता हूं, आप स्केलर बोलते हो तो बिल्कुल परफेक्ट है। क्या बोलेंगे हम? स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे। तो दोबारा रिपीट करता हूं, जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो लेकिन उनका उसको जो जवाब क्वांटिटी आती है वो स्केलर निकलती है, तो फिर उस मल्टीप्लिकेशन को हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन को, स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। इसी वजह से हम मल्टीप्लिकेशन के दौरान इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में, दोनों वेक्टर्स के बीच में डॉट डालते हैं, क्रॉस नहीं। इस बात का आपको ज्यादा ध्यान देना है 11th में बेटा। इसके पहले जब भी आप 10th ग्रेड तक पढ़ाई कर रहे थे तो डॉट डालो, मल्टीप्लाई करो, आपके हिसाब से एक्स का मतलब बोलता है मल्टीप्लाई करना, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। लेकिन यहां पे 11th में उसकी मीनिंग में थोड़ी और चीजें ऐड हो जाती है, तो आपको अब से प्रॉमिस करो मुझे केयरफुल रहना है कि मल्टीप्लाई करते वक्त डॉट डाल रहे हो, क्रॉस डाल रहे हो, उसकी मीनिंग पूरी बदल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट से समझाता हूं। तो ये क्या आपका, ये आपका स्केलर प्रोडक्ट हो गया। अब जैसे मैंने कहा मैं आपको अभी एग्जांपल दूंगा, ठीक है, और एग्जांपल की जवाब देनी है आपको, है ना बेटा। तो मेरा एग्जांपल अभी नेक्स्ट है कि 9th ग्रेड में एक और चीज पूछता हूं मैं, मुझे मोमेंटम का फॉर्मूला बताओ। चलो जल्दी बताओ, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है बेटा? एक तो आपने बता दिया था वर्क का फॉर्मूला, मोमेंटम का फॉर्मूला बताओ। 9th ग्रेड का इमेजिन करो, सोचो। हाँ, सेकंड चैप्टर था मोमेंटम का, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन में। 11th ग्रेड में भी आएगा, ये भी 11th ग्रेड में आएगा। वर्क डन, वर्क डन का तो पूरा चैप्टर ही है। तो मोमेंटम का क्या था? मास इनटू वेलोसिटी, है ना? क्या है बेटा? मास इनटू वेलोसिटी है। परफेक्ट है, परफेक्ट है, ठीक है। तो लेकिन यहां पर मास इनटू वेलोसिटी में मास जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है। तो कोई और चीज उठाते हैं जिसमें आपका दोनों वेक्टर हो और फाइनल भी आपका वेक्टर ही आए। हाँ चलो मैं आपको बताता हूं, पावर बताओ। पावर, पावर का जैसे वर्क डन है, वर्क के साथ में वर्क, एनर्जी, पावर, पावर ही पढ़ा था। पावर का फॉर्मूला क्या था? याद होगा आपको, पावर का फॉर्मूला था 3, 2, 1, वर्क डन अपॉन टाइम। याद है आपको पावर का फॉर्मूला? वर्क डन अपॉन टाइम था। तो पावर के फॉर्मूला में एक छोटी सी इंटरेस्टिंग बात थी। क्या थी? पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, लेकिन वर्क डन को ऑफकोर्स हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना? वर्क डन का तो भाई फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है वेलोसिटी, है ना? फोर्स अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। अब हमारे पास ऐसी दो क्वांटिटी आ गई है, तो पावर हमारे पास आ गया विच इज फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब यहां पर अगर आप देखोगे, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, और पावर क्या है? चलो 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 इसको नोट डाउन करो, तब तक आप सोचो, इमेजिन करके बताओ मुझे कि भाई फोर्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी है और v क्या है? v वेलोसिटी है। वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ये फोर्स है ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। और ये क्या है भाई? ये तो पावर है। और पावर क्या है? पावर आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। पावर भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब आपने क्या देखा? अब आपने देखा कि जब मैं दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे जो प्रोडक्ट मिल रही है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जाहिर सी बात है कि हम इस वेक्टर क्वांटिटी को अब क्या बोलेंगे? इस मल्टीप्लिकेशन को हम क्या बोलेंगे? इस मल्टीप्लिकेशन को हम बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, है ना? वेक्टर प्रोडक्ट। और यहां पर वेक्टर प्रोडक्ट में हम क्रॉस सिंबल डालते हैं, ये इंडिकेट करने के लिए यहां पर वेक्टर प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। प्लीज नोट डाउन करिए इस चीज को, जल्दी से नोट डाउन करिए। समझ में आ गया आपको कि स्केलर प्रोडक्ट में और वेक्टर प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस होता है? क्लियर कट, खत्म। अब एक काम करते हैं, मैं चीजों को और सिंपल बनाने के लिए ना आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस बता देता हूं। जैसे मैं आपको डिफरेंसेस बताऊंगा आप समझ लोगे डिफरेंसेस, फिर आपको समझ में आ जाएगा इनका इस्तेमाल भी कहां कहां करना होता है, सो दैट यू हैव अ क्लियर कट आइडिया। ठीक है बेटा? तो अब जो मैं बताने वाला हूं नेक्स्ट 5-10 मिनट के अंदर सेशन खत्म हो जाएगी, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है बेटा, बिल्कुल स्किप मत करना इस पार्ट को। तो क्योंकि हम डिफरेंसेस समझने वाले हैं, हम बना देते हैं बीच में प्यारा सा एक डिफरेंस। लाइन तो बनाना जरूरत है ना डिफरेंस के बीच में, है ना? तो हमारा पहला डिफरेंस तो यही है, हमारा पहला डिफरेंस तो ये भाई नंबर 1 पहला डिफरेंस, नंबर 1 पहला डिफरेंस कि स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है, डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है, आपका क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है। दूसरा,
अब मान लीजिए कि मेरे पास दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर बी वेक्टर, उन दोनों के बीच में अगर मुझे उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है ना? क्या फॉर्मूला होता है? सिंपल सी बात बता देता हूं मैं, जल्दी से नोट डाउन करना। अगर मेरे पास दो वेक्टर्स है, मान लीजिए ए वेक्टर है और बी वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट मुझे निकालना है, तो मेरी वैल्यू आती है ए बी कॉस थीटा। क्या आती है? ए बी कॉस थीटा, ये होता है मेरा फॉर्मूला। वही यहां पर दूसरा अगर मुझे यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो उसका उल्टा करो भाई, ऑपोजिट करें ना, डिफरेंसेस बिटवीन निकाल रहे हैं हम, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? अगर मेरे पास दो वेक्टर्स है, मान लीजिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, तो फिर मेरा फाइनल वैल्यू क्या होगा? मेरा फाइनल वैल्यू आएगा ए बी साइन थीटा। परफेक्ट, बोलो बल्ले बल्ले, ठीक है। अब ए बी कॉस थीटा भी हो गया, ए बी साइन थीटा भी हो गया। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और याद करो कि हमने जब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर किया था, कॉस थीटा कौन सा कंपोनेंट था? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, वर्टिकल कंपोनेंट था? आपका साइन थीटा कौन सा था? हॉरिजॉन्टल था या वर्टिकल कंपोनेंट था? तो आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली भाई, कॉस थीटा का हमने इस्तेमाल किया था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, साइन थीटा का इस्तेमाल किया था वर्टिकल कंपोनेंट में, है कि नहीं? तो वैसे ही आप चीज यहां पर निकाल सकते हो, कॉस थीटा या तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मान लीजिए, या तो फिर इसको हम कहते हैं पैरेलल कंपोनेंट निकालने के लिए। तीसरा भाई ये आपका होता है पैरेलल कंपोनेंट निकालने के लिए किसी भी वेक्टर का हम यूज करते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और वैसे ही यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट था, यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, तो आप देख सकते हो कि आज के हमारे सेशन का फ्लो कितना सुंदर था, कितना ब्यूटीफुल था, है ना? कहीं पे भी ब्रेक्स नहीं है, एक के बाद एक चीज समझते हो, एकदम फ्लो में आ रहे हैं। तो मुझे ये फ्लो बनाने में ही बहुत वक्त लगा था, ठीक है, इसी वजह से आपको ये वीडियो थोड़ा सा लेट आई, लेकिन मुझे लगा था कि वेक्टर्स में आपको फ्लो प्यारा सा होना बहुत जरूरी है, वरना कहानी बन नहीं पाती। मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देखे, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं एक ब्रेक लिखा, कहीं ना कहीं एक ब्रेक दिखा, कनेक्शन नहीं दिखी, और 1-1.5 घंटे के अंदर पूरा वेक्टर समझाते हुए इतना ब्यूटीफुल फ्लो में दिखा नहीं, जो मैंने कोशिश की है इस वीडियो के अंदर लाने के लिए। बेटा अच्छा लगता है तो प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस, सब्सक्राइब टू द चैनल। आपका ही सपोर्ट है जिसके थ्रू मैं आगे बढ़ पा रहा हूं, ठीक है बेटा। चलो ये हो गया। अब मुद्दे में एक और चीज ये आती है कि यार सर वेक्टर्स के अंदर अगर आपका आई कैप, जे कैप, के कैप होगा तो उनके बीच में क्या रिलेशन होता है? जैसे एडिशन में आप आई से आई को ऐड कर देते हो, जे से जे को सब्ट्रैक्ट कर लेते हो, के से के को सब्ट्रैक्ट ऐड कर देते हो, जो भी आपका डिफरेंसेस होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने यहाँ पर दो वेक्टर डाल देता हूँ ना, दो वेक्टर्स अगर मैं आपको लिख दूं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए 10 आई कैप -5 जे कैप, ठीक है, +3 के कैप, ऐसे मैं लिख दिया, रैंडमली लिख दूं, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका ए वेक्टर है और फिर उसके पास बी वेक्टर है आपके पास, ठीक है। बी वेक्टर के आपके पास मान लीजिए 5 आई कैप +2 जे कैप -4 के कैप, अगर मैंने ऐसे रैंडमली लिख दिया, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे रैंडमली लिख दिया, तो यहाँ पर अगर मुझे इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना है, तो मैं क्या करूंगा? सीधा आई टू आई ऐड करूंगा, जे से जे ऐड करूंगा, के से के ऐड करूंगा, यानी कि 10 + 5 15 आई कैप आएगा। एडिशन करनी है मुझे तो 15 आई कैप आएगी, ठीक है। -5 + 2 तो -3 जे कैप आएगा, प्लस -1 के कैप आएगा। क्लियर है? ठीक है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन तो वैसे ही होगी। लेकिन अगर मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई में दो केसेस है, डॉट प्रोडक्ट भी है, क्रॉस प्रोडक्ट भी है। तो अगर मेरा डॉट प्रोडक्ट का केस तो फिर क्या होगा? ठीक है, अगर मेरा डॉट प्रोडक्ट का केस है तो फिर हमें क्या मिलेगा? तो इसको पूरे ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट के केस में बहुत सिंपल है, इसको नोट डाउन करिए स्पेशली, ताकि आपका जो है रास्ता सही और इजी तरीके से कटिए। तो यहां पर आई कैप और आई कैप को जब डॉट प्रोडक्ट करते हो, जे कैप और जे कैप को जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हो, के कैप और के कैप को जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हो, तो आपकी वैल्यू 1 आती है। सबकी वैल्यू 1 है। अगर आप आई से आई कैप करोगे तो 1 ही आएगी आपकी वैल्यू। जे से जे कैप को डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 1 आएगी, के से के कैप को डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 1 आएगी। लेकिन इसके अलावा अगर आपने कुछ भी किया, जैसे 500 पॉइंट में लिखूंगा, आई से जे आपने किया, ठीक है, या तो जे से के आपने किया, ठीक है, या तो फिर आई से के आपने किया, कुछ भी कर लिया आपने, इसकी वैल्यू आपको 0 आएगी। अगर आपने उल्टा पुल्टा कुछ भी कर लिया तो 0 वैल्यू आएगी। उससे उसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगी, उससे किसी और को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगी। ठीक है, परफेक्ट है। आखिरी क्योंकि मैं भूल ना जाना चाहता हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आखिरी पॉइंटर में यहां पे आपको अलग से लिखा देता हूं, वरना मुझे पता है मैं भूल जाऊंगा, इसलिए मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, लास्ट डिफरेंस, वहां पर मैं ये पॉइंट लिखाऊंगा, लेकिन लास्ट डिफरेंस क्योंकि मैं भूल जाऊंगा। लास्ट डिफरेंस ऑलरेडी भूल गया यार। हाँ, लास्ट डिफरेंस ये है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज एक्चुअली इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर।
यानी कि अगर आप ए वेक्टर से बी वेक्टर मल्टीप्लाई करते हो दैट इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इन द सेंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। वो यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं होता, इसलिए मैंने डिफरेंस लिखा दिया है, ठीक है। तो ये 6 डिफरेंस है जो आप याद रखो तो भाई खत्म है, सिलसिला बढ़िया है, ठीक है। अब यहां पर कंटिन्यू करते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट के केस में आपके आई जे के में क्या रूल है, ठीक है। बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है ब्रो, बहुत बहुत प्यारा है, ठीक है। पहले अगेन आई टू आई, जे टू जे, के टू के करके देखते हैं, ठीक है। बहुत बहुत प्यारा है यार। देखो यहां पर इसका ऑपोजिट होगा, फिर तो ऑपोजिट होना चाहिए ना, हाँ वही होता है भाई। तो आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप इज एक्चुअली इक्वल टू 0, 1 नहीं है, 0 ऑपोजिट, ठीक है। क्लियर हुआ। अब उसके अलावा अगर आप आई कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई करते तो यहां पर क्या आता था, आपका 0 आता था। यहां पर क्या आएगा, आई कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई करो तो के कैप आएगा। यस ब्रो। और वैसे ही अगर जे कैप को के कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो आई कैप आएगा। और एंड में अगर आपने आई कैप को क्रे कैप से मल्टीप्लाई किया तो जे कैप आएगा, है ना ब्यूटीफुल। और वैसे ही अगर आपने के कैप को आई कैप से क्रॉस प्रोडक्ट किया तो आपको जे कैप आएगा। सही है, ठीक है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग तरीके से बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहां पर बताऊं, इसको थोड़ा सा यहां पर ले लेते हैं, मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताता हूं, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका आई है, ये आई कैप है, ये जे कैप है, ये आपका के कैप है, ठीक है। आई कैप है, जे कैप है, के कैप है। तो ज्यादातर हम इसे कैसे याद रखते हैं, बहुत सिंपल तरीके से हम याद रखते हैं कि अगर मान लीजिए हमने आई को जे से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, के मिलेगा। और अगर हमने जे से के को मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, आई मिलेगा। और के को आई से मल्टीप्लाई किया तो जे मिलेगा, ठीक है, बढ़िया। तो अगर मैं सीधा जा रहा हूं, आई जे के सीधी होती है ना, तो अगर मैं सीधा जा रहा हूं तो मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। तो सर उल्टा जाओगे तो कुछ और मिलेगा। तो अगर मैं उल्टा जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा। तो अगर मैं सीधा जा रहा हूं तो पॉजिटिव है, उल्टा जाऊंगा तो नेगेटिव। सीधा नेगेटिव सर, देखेंगे सीधा पॉजिटिव, उल्टा तो क्या, उल्टा मतलब अगर मैं उल्टा जा रहा हूं यानी कि मैं आई और के को मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। ये इसको मैं एडिशनली लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है। अगर मैंने आई को के से क्रॉस प्रोडक्ट किया तो मुझे माइनस जे कैप मिलेगा। तो मुझे माइनस जे कैप मिलेगा, मैं उल्टा जा रहा हूं ना इसलिए। वैसे ही के से जे कैप जाऊंगा मैं, अगर मैं के से उल्टा जा रहा हूं, के से जे कैप जाऊंगा मैं, तो मुझे माइनस आई कैप मिलेगा। और वैसे ही अगर मैंने जे से आई कैप गया, उल्टा गया, अगर मैं जे प्रोडक्ट से क्रॉस प्रोडक्ट आई कैप गया मैं, तो क्या मिलेगा मुझे, माइनस के कैप मिलेगा। तो यानी कि अगर मैं उल्टा गया तो मुझे नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो वन मोर निमोनिक फॉर दिस ईयर गाइस। पहले ही तीसरे सेशन में अंदर मेरे ख्याल से मैंने कुछ न्यूमोनिक और पिछले सेशन में दिए थे। स्पन याद रख देना, स्पन सुन के कुछ और तुम्हारे दिमाग में आएगा मेरे पक्का यकीन है, बट स्पन याद रखना, ठीक है। स्पिन स्पन स्पिन 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 स्पन 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 स्पन, बढ़िया। तो सीधी जाएगी तो पॉजिटिव है आई जे के में, उल्टी जाएगी के जे आई करके जाएगी तो फिर आपकी नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। तो बढ़िया। एक और तरीके से याद रख सकते हो आप, अगर क्लॉकवाइज जाओगे आप, ऐसे डायग्राम बना रहे हैं, क्लॉकवाइज जाओगे तो पॉजिटिव लेना, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो नेगेटिव लेना, ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। सी पी ए एन कुछ नहीं बनता ना, सी पैन बनता है, इसलिए स्पन बेटर है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा। तो हाँ, इसके बाद आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि इसके बाद जो आखिरी वाला आपका सिक्स्थ वाला है, यहां पर हमने लिखा था a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। यहां पर तो वैसा होगा नहीं, आई होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि भाई अगर आपकी उल्टी हो जाती है वहां पे नेगेटिव हो जाता है। तो आपका a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, ठीक है। अगर आपने उल्टा किया तो वहां पे नेगेटिव लेना पड़ेगा। गॉट इट गाइस? दैट इज इट अबाउट पेपर, that is it, your entire vectors part is completed। कुछ और नहीं है जो आपको वेक्टर से रिलेटेड समझना है,
ऑल ऑफ इट इज कंप्लीटेड गाइस। आई रियली होप आपको अच्छा लगा होगा। हम जैसे अभी वेक्टर्स के चैप्टर बढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। होपफुली उस सेशन में आप इन सारी चीज़ों को देख कर आओगे और वहां पे तो हम टॉपिक बाय टॉपिक आगे जाएंगे, तो मैं आपको दोबारा इन सारी चीज़ों को रिवाइज कराऊंगा। इसको एज ए वन शॉट लीजिएगा, जैसे मैंने बताया था आपके रिविजन के लिए पूरा 11th ग्रेड के 12th ग्रेड के ड्रॉपर्स के लिए ये पूरा का पूरा रिलेवेंट है। ठीक है बेटा, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। आपने इतना पूरा सेशन देखा, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट ये 1.5 घंटे का वीडियो बना हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, रियली मीन्स अ लॉट। और बहुत मेहनत गई है इस सेशन में, आई रियली होप कि आपको दिखा भी होगा। अब तक सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अंटिल दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ, पीस पीपल।